नमस्कार प्रिय साथियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। यानी कि जो अभी अभी आपने एडमिशन लिया है, 12th पास करके आप आए हैं और आप जियोग्राफी सब्जेक्ट लिए हैं। जियोग्राफी एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। पहले मैं आपको समझा दूं, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि इसमें नंबर आपको कॉलेज की तरफ से भी भरपूर मात्रा में मिलने वाले हैं। यानी यह सब्जेक्ट एक प्रकार से एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है और बहुत ही एक प्रकार से बेनिफिट वाला देने वाला सब्जेक्ट है आपको। अगर आपने इसको लिया है तो आगे चल करके अगर आप टीजीटी पीजीटी का फॉर्म डालेंगे तो यहाँ पर वैकेंसी ठीक ठाक मात्रा में जियोग्राफी से भी आती हैं। इसके अलावा जियोग्राफी पढ़ने का एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी साथ में करेंगे, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या यूपी पुलिस या दरोगा की कोई तैयारी हो गई, या फिर किसी भी बिहार पीसीएस की या फिर आईएएस पीसीएस की तैयारी करेंगे या अन्य किसी कंपटीशन की परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, तो उन सभी में आप देखेंगे जियोग्राफी में जो फिजिकल जियोग्राफी पोर्शन होता है यहाँ से कई प्रश्न आते हैं। बेसिकली जियोग्राफी सब्जेक्ट में केवल आपको फिजिकल जियोग्राफी ही नहीं बल्कि आपको सेकंड सेमेस्टर में मानव भूगोल के बारे में यानी ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में आगे चल करके आपको अलग अलग जियोग्राफी यानी कि आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो आपको जो है पर्यावरण अध्ययन के बारे में पूरा समझना पड़ेगा। फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे जो है हर एक जियोग्राफी आपकी बदलती जाएगी और आपको जियोग्राफी में अलग अलग चीज़ें पढ़ने को मिलेगा। ऐसे फिफ्थ सेमेस्टर में जब आप पहुँचेंगे तो आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे एक सब्जेक्ट के। हालांकि यहाँ पर एक ही पेपर पढ़ना पड़ेगा, एक तो आपको थ्योरी वाला और एक आपका जो प्रैक्टिकल वाला होता है वो। थ्योरी वाला का मतलब ये है कि भाई ये आपके एक प्रकार से 75 नंबर में प्रश्न आएगा फिजिकल ज्योग्राफी से, और एक आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उसको भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा, समझा दूंगा कि क्या होता है, फाइल वगैरह कैसे बनाई जाती है। इस पर सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगा और वो चैनल होगा हमारा को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे जो फाइल वगैरह से संबंधित वीडियोज़ होंगी, प्रैक्टिकल वगैरह क्या होता है, ऐसी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो होती है वो को करिकुलर मास्टर नाम के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथ साथ। तो जियोग्राफी का ये नवीनतम पाठ्यक्रम है 2024, 25, 26 सभी के लिए ये सिलेबस वैध होगा और इस सिलेबस को मैं पूरा कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा यूट्यूब पर ही, यानी इसी चैनल पर शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। तो आप कहीं आप मत जाइएगा, आप आसानी से हर एक चैप्टर शुरू से लेकर के अंत तक मैं आपकी प्रयास करूंगा। आपकी मैं पूरे जोश के साथ आया हूं आपके लिए और मैं मेहनत करूंगा आपके लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि उन सभी बच्चों तक पहुँच जाए जो कि बीए कर रहे हैं और जियोग्राफी सब्जेक्ट ले रखे हैं, ताकि उनका भला हो सके और वो बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर समस्त एक प्रकार से चैप्टर की वीडियोस पा सके। इसके साथ ही साथ हिंदी और सोशियोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है या अन्य कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, या एजुकेशन हो गया या इंग्लिश हो गया, या ऐसे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी अब की बार शुक्ला स्टडी पॉइंट पर बेहतर तरीके से करवाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं एक प्रकार से पूरी कोशिश में हूँ कि आपकी परीक्षा से पहले संपूर्ण सिलेबस कवर करवा करके फिर मॉडल पेपर धुआंधार तरीके से दिए जाएं। महासंग्राम, मैराथन क्लास, रिवीजन क्लास, ये सब आपकी परीक्षा के अंतिम दिनों में करवाई जाएंगी। उससे पहले अभी एक प्रकार से अगले 2 महीने तक एक प्रकार से मैं प्रयास यही करूंगा कि आपके लिए मैं एक प्रकार से चैप्टर वाइज वीडियो धुआंधार तरीके से दूं। तो आप सभी लोग सभी दोस्तों को बुला लीजिए, ताकि अगर आप भारी से भारी संख्या में देखेंगे तो मैं क्लासेस कंटिन्यू करवा दूंगा, लगातार मैं क्लासेस लेता रहूंगा। ठीक है, तो चले अभी ये प्रथम सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, यानी कि भौतिक भूगोल के बारे में जानना है। बेसिकली भौतिक भूगोल जो होता है ये एक प्रकार से पृथ्वी का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। पृथ्वी पर जो इसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी गहरी घाटियां हैं, कहीं पर समतल मैदान हैं, कहीं पर एक प्रकार से आप देखेंगे तो क्या है, कहीं पर एक प्रकार से समुद्र है, कहीं पर महासागर है। समुद्रों में आप देखेंगे सबसे गहरा जो गड्ढा है वो मेरियाना ट्रेंच है, 11,033 मीटर गहरा, मतलब लगभग मान लीजिए कि 11 किलोमीटर गड्ढा समुद्र के अंदरवा है। ठीक है, और अगर ऊंचाई के हिसाब से देखें तो लगभग 8,000 किलोमीटर, मतलब 8,000 मीटर के ऊंचाई के आसपास एक प्रकार से है, यानी कि लगभग 8 मतलब या 9 किलोमीटर मान लें, 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है माउंट एवरेस्ट नाम की चोटी, जो कि भारत के जो है एक मतलब भारत में नहीं है, वो नेपाल में हिमालय पर है, लेकिन एक प्रकार से ये एक प्रकार से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत पर। हिमालय पर्वत केवल भारत में ही नहीं फैला है, वो संपूर्ण एक प्रकार, संपूर्ण क्या बोले तो ऐसे पाकिस्तान में कुछ हिस्सा जाता है, कुछ हिस्सा इंडिया में है, कुछ नेपाल में है, कुछ चाइना में है, कुछ आप देखेंगे सिक्किम मतलब सॉरी भूटान में है। सिक्किम में बेसिकली एक प्रकार से इसका एक है जो है तीसरे नंबर पर आता है। जैसे फर्स्ट नंबर पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है अपना एक प्रकार से माउंट एवरेस्ट। सेकंड नंबर पर है आपका जो है K2 गार्डविन ऑस्टिन,
और थर्ड नंबर पर है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा जो हिल्स है या चोटी है वो आपकी सिक्किम राज्य में पड़ती है। जो केटू गार्ड बिनास्टिन है ये POK में है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, यानी ऐसा कश्मीर जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, उस पर विवाद है, तो वो एक प्रकार से वहाँ पर है। इसीलिए भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो कंचनजंगा होती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो वो केटू गार्ड बिनास्टिन होती है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट का नाम हम लेते हैं। लगभग 9 किलोमीटर ऊंची चोटी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी विश्वविद्यालय के लिए, आप किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं सभी के लिए वैध है सिलेबस, यही सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बेसिकली हम लोग समझेंगे कि भाई इसमें क्या पढ़ना है हमको। अब यहाँ पर प्रश्न पत्र प्रथम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है। अब आप सोचेंगे कि सर जी हमारा क्या 2 पेपर होगा। 2 पेपर नहीं होगा, एक ही पेपर होगा। पहला पेपर आपका थियरी का होगा। थियरी मतलब कि जैसे कि ये आपका थियरी, चूंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैंने पहले बताया था, तो एक आपका थियरी होगा और दूसरा आपका प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल में और सिलेबस आपको पढ़ना, अभी मैं उसको भी इसी वीडियो के माध्यम से समझ लूँगा। भौतिक भूगोल की बात करें तो इसको फिजिकल ज्योग्राफी अंग्रेजी में कहा जाता है। इसमें क्या क्या पढ़ना है इसी को एक एक चैप्टर के हिसाब से समझेंगे हम, कैसे कैसे चैप्टर्स को डिफाइन करेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, ये सारी जो चीज़ें आपकी वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। मैं चाहूँ तो इस वीडियो को 5 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ। 5 मिनट में बता दूंगा कि भाई ये चैप्टर पढ़ना, ये चैप्टर पढ़ना है, लेकिन ऐसे बताने में उतना मज़ा आपको भी नहीं आएगा और ना मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसीलिए मैं एक प्रकार से इसको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करूं, जो भी आपके रुचिकर टॉपिक होंगे, ताकि आपको इंटरेस्ट पैदा हो और आपको लगे कि हाँ मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेकर के कोई गलती नहीं करी है। ठीक है, आइए महोदय, पहली बात तो हम भौतिक भूगोल की प्रकृति को समझेंगे। प्रकृति का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके एक प्रकार से जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनके बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में। प्रकृति बेसिकली उस सब्जेक्ट की एक ऐसी स्थिति होती है जो कि उसको क्या करती है, एक वैज्ञानिकता या एक मानविकी के तौर पर खड़ा करती है लोगों के समक्ष। मतलब कि कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जब भी किसी विषय की प्रकृति की बात करें, यानी कि नेचर ऑफ ज्योग्राफी की बात कर रहा है, तो सबसे पहली बात तो भौतिक भूगोल की बात कर रहा है। बेसिकली भौतिक भूगोल में यही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का जो पृथ्वी पर उच्चावच है, तमाम प्रकार के महासागर, वर्षा कैसे होती है, आजकल तो बारिश हो रही है, अब बारिश कैसे होती है, सूर्य का प्रकाश कैसे, क्या सूर्य तप क्या होता है, ऐसे तमाम प्रकार के जो डाउट्स और तमाम प्रकार के जो दिमाग में भ्रम है आपके, सब तोड़ दूंगा। नदियां कैसे बहती हैं, किस तरीके से आगे बढ़ती हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पूरे सिद्धांतों के बारे में एक एक करके खोल खोल के आपको समझाऊंगा। एकदम से मजा आने वाला है ज्योग्राफी पढ़ते वक्त। तो कहीं ना कहीं पे जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है या भौतिक भूगोल की जो प्रकृति है, इसका मतलब ये है, या किसी भी सब्जेक्ट की प्रकृति का कहने का मतलब ये होता है कि उस सब्जेक्ट का नेचर कैसा है। नेचर का मतलब क्या होता है, वह सब्जेक्ट वैज्ञानिक है कि वह सब्जेक्ट मानविकी है, यानी ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है कि साइंटिफिक सब्जेक्ट है। मतलब आर्ट के विषय हुए कि साइंस के विषय हुए, कहा मतलब ये है होए तो जियोग्राफी आर्ट के विषय, लेकिन जियोग्राफी पूरा थोड़ा मन पढ़ाई है। यह मन आपका केवल जियोग्राफी के एक पक्ष का, एक पहलू का अध्ययन करना है, एक सिस्टम, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक का अध्ययन करना, ऐसे बोले तो। यानी कि जियोग्राफी का एक प्रकार से मतलब एक शाखा है भौतिक भूगोल। 2 शाखाएं ज्योग्राफी की, एक है भौतिक भूगोल और दूसरी है ह्यूमन भूगोल, मतलब मानव भूगोल, जिसको आप ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है बेसिकली वो मानविकी सब्जेक्ट से ज़्यादा संबंधित रहता है। और जो भौतिक भूगोल है, ये चूंकि इसका नाम ही भौतिक भूगोल है तो ये भौतिकी से संबंधित है, यानी कि ये थोड़ा सा साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक है। यानी इसमें जो एक प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल का, उसमें हम साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करके इस विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। यानी भौतिक भूगोल के द्वारा यह बताया जा सकता है कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य की व्याख्या भी करता है, भविष्य के बारे में बताता है। जैसे कि कल पानी बरसेगा, ये आपके फोन में पहले से ऊपर से आया था, तो ये किसका परिणाम है, भौतिकता का ही परिणाम है। रॉकेट छोड़ करके हम पता लगा लेते हैं। मौसम का पता लगाना हुआ, हमको मैप पे कहीं जाना हुआ तो हम बता देंगे भाई इतने दूर हमको जाना है, दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने में इतना पैसा लगेगा, इतना समय लगेगा, बस से जाएंगे तो कितना समय, ट्रेन से जाओ तो कितना समय, पैदल जाओगे तो कितना समय लगेगा, और हाथी बैठ के जाओ तो कितना समय लगे, सब कुछ बताए दे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है महोदय, कहने का मतलब ये है कि आज भौतिक भूगोल सक्षम है भविष्यवाणी करने में। तो जो विषय भविष्यवाणी करने में सक्षम है, साइंटिफिक विधियों का प्रयोग करके अध्ययन करता है। इसके अलावा वह क्रमबद्ध होता है, सुव्यवस्थित होता है, सुसंगठित होता है अपने आप में। वो कोई भी सब्जेक्ट हो वो साइंटिफिक होता है, वो वैज्ञानिक होता है। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा क्लेरिफिकेशन आपको एक प्रकार से यहाँ पर नहीं देना उचित है। क्यों? चूँकि
अगर मैं यहीं पर सारी चीज़ समझा दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको लगेगा कि एक प्रकार से अभी मैं पहली क्लास ले रहा हूँ और ऐसे में गुरुदेव कितना डीपली जा करके बता रहे हैं। तो परेशान ना हो, एक एक चैप्टर जब मैं अध्ययन करूँगा एकदम से बारीकी के साथ आपके दिमाग तक पहुँचने का प्रयास करूँगा। तो अब की बार अगर आप हमसे जुड़े हैं, पहली बार चूंकि आप जुड़े हैं, इसीलिए मैं इतना आपको डिफाइन करके और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चूँकि इससे पहले कि आपके जो सीनियर्स छात्र रहे हैं उनको अगर आप पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे कि गुरुदेव मतलब कि भैया आपने किससे पढ़ा, अपने सीनियर से पूछेंगे तो आप वो मेरा ही नाम लेंगे, बताएंगे कि हाँ शुक्ला सर से मैंने पढ़ा। शुक्ला स्टडी पॉइंट एक चैनल है जो कि परीक्षा के अंत दिनों में भी आपकी मदद करता रहता है। मतलब कि जितना आप मेहनत नहीं करते हैं अपने लिए, उतना मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, ये आपके सीनियर्स आपको बता देंगे। तो प्लीज़, मैं पिछले 6-7 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, तो आप विश्वास मान करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि मैं और भी मोटिवेट होकर के आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, चले। भौतिक भूगोल यानी कि उसकी प्रकृति। भौतिक भूगोल को अंग्रेजी में फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। नेचर आप भौतिक भूगोल और उसका अध्ययन क्षेत्र यानी स्कोप। किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो उसका स्कोप बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्कोप मतलब होता है कि उस विषय वस्तु में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। यानी कि जैसे कि भौतिक भूगोल की जब हम बात करते हैं तो भौतिक भूगोल में हमको क्या क्या पढ़ना है, या भौतिक भूगोल की जो विषय वस्तु है, जो क्राइटेरिया है, वो कहाँ तक सीमित है। यानी कि किन किन मुद्दों का, किन किन टॉपिक को हमको इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। ऐसे कौन से एक प्रकार चीज़ें होती जो भौतिक भूगोल में समाहित होती है। भौतिक भूगोल कोई छोटा विषय वस्तु नहीं है, बहुत बड़ा विषय वस्तु, ब्रॉड विषय, मतलब कि जिसको बोलते हैं व्यापक विषय वस्तु है, या विस्तृत एक प्रकार से इसका अध्ययन कर सकते हैं। यानी कि एक बड़ी विषय वस्तु है, उसका अध्ययन क्षेत्र भी हम समझेंगे। तो इस तरीके से भौतिक भूगोल की परिभाषा, अर्थ, प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र, ये सब हम समझ लेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर में। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर अपन का आएगा। दूसरे चैप्टर में हम लोग ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे कि ब्रह्मांड बेसिकली है क्या, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी से लेकर के और दुनिया भर के जो सिद्धांत आए हैं उन सभी के बारे में समझूंगा। एक व्यक्ति थे, मैं आपको समझा दूं बिग बैंग थ्योरी क्या है। सबसे मान्य थ्योरी मानी जाती है, एक प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे ज़बरदस्त थ्योरी मानी जाती है ये। ठीक है, जो बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी को हिंदी में महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। एक गोला होता है, मतलब एक पिंड, पहले पूरा का पूरा संसार जो था एक पिंड था, एक बड़ा सा गोला था, उसमें लगातार क्या हो रहा था, घनत्व जो है संकीर्ण हो रहा था, मतलब उसमें घना होते जाए। अब घनत्व का मतलब, मैं घनत्व आपको कैसे समझाऊं, जैसे मान लेते हैं घनत्व की अगर मैं बात करूं, जैसे ये है, अब ये एक प्रकार से पन्ना है, ठीक है, ये कागज़ है। अब इस कागज़ का आयतन आप देखेंगे अभी थोड़ा सा लंबा चौड़ा, मतलब कि ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इसकी एरिया ज़्यादा है, लेकिन इसका घनत्व अभी ये विरल मात्रा में। अब इसका घनत्व कैसे बढ़ेगा, अब देखिए इसका घनत्व मतलब क्या होगा, ऐसे इसको ये घना होता चला जाए, इसको मोड़ दो, इससे ये घना होता जा रहा है, तो इसी को घनत्व कहते हैं। ठीक है, घना होता जा रहा, तो यही क्या हो गया भैया, यही घनत्व हो गया। तो घनत्व को अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं। तो परेशान ना हो कि घनत्व, आयतन और ये सब का हुए, सब समझा दे। यक्को चीज़ जियोग्राफी जितना सब्जेक्ट, जियोग्राफी तो इतना सब्जेक्ट, मतलब इतना सरल सब्जेक्ट है जगह कोनो जवाब नहीं, क्योंकि यमन कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट मतलब होता है अवधारणा। अवधारणा को रटा नहीं जाता, अवधारणा को समझा जाता है। तो जिस सब्जेक्ट में आपको समझना पड़े आप जान जाइए, वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत बेहतर है। तो ये हो गया घनत्व भैया। घनत्व मतलब अब देखो, यह पेपर पहले इतने चौड़े में रहा, अब यह पेपर कितने में होगा, यह दे बना, ये गोलियस बना एकदम, जैसे कंचा बचपन में खेलते रहे, कच्च से मारते हो, उड़ जाते रहा, फिर जीत लेते रहे कुल। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, घनत्व बढ़ता गया। तो ऐसे एक बड़ा सा गोला था, उसका घनत्व बढ़ता गया, वो उनके जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे आपस में अंदर की ओर उनके एक प्रकार से खींचते गए, और वो एक प्रकार से गतिमान था, गोला गतिमान था, अंदर एक प्रकार से क्रिया होती रही, क्रिया प्रतिक्रिया का जो है स्वरूप चलता रहा और घनत्व बढ़ता जाता था, मतलब वो और घना होता जाता था। अंतोगत्वा इतना घना हो गया कि उससे ज़्यादा घनत्व होना स्वाभाविक नहीं। कभी आपने अगर बचपन में स्प्रिंग पाई होंगे, रिफिल जो होती थी राड की, उसकी स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को आप दाबो तो जब तक उसकी प्रत्यास्था होगी तब तक वो दबेगा। प्रत्यास्था मतलब जब तक उसकी जो सिचुएशन होगी, और नहीं तो छटक करके आपके उसी जो है हाथ से जो स्प्रिंग होती थी वो भन से ऊपर भागेगी। यानी कि ऐसे हुआ कि इतना ज़्यादा गोलवा मत घन तो बन गवा कि का भवा कि भैया इतना दबेगा कि अकबैगी छटक के भाग, ग्राम से विस्फोट भा और छोटे छोटे टुकड़े पूरे ब्रह्मांड, मतलब पूरे जो है एरिया में फैल गए। एक टुकड़ा जाकर के कोई सूर्य बना, कोई पृथ्वी बना, इस तरीके से पूरा सौरमंडल बना। सौरमंडल ही नहीं है, ये सोच रहे हो कि यही पृथ्वी एक है, ऐसे तमाम लाखों करोड़ों पृथ्वियां होंगी, लाखों करोड़ों सूर्य होंगे, लाखों करोड़ों तारे होंगे, जिनकी अभी खोज ही नहीं हो पाई है। अभी तो हम लोग बहुत मुश्किल से 0.0 में कुछ खोज कर पाए हैं पूरे ब्रह्मांड का। तो इस तरीके से थ्योरी आई, ठीक है, और अभी भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। जॉर्ज लेमेंतेरे एक पादरी थे चर्च के, उन्होंने ये खोज करी। ठीक है,
तो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स क्या है, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। ब्रह्मांड जो है सबसे बड़ा होता है। ब्रह्मांड के बाद में होती हैं गैलेक्सियाँ। गैलेक्सी के बाद गैलेक्सी जैसे कि दुग्ध मेखला मंदाकिनी है। अब दुग्ध मेखला मंदाकिनी का एक प्रकार से हिस्सा कौन है, अपना सौरमंडल। सौरमंडल में भगवान सूर्य जो होते हैं, सौरमंडल के बारे में मैं आपको अगर समझाऊं तो 1 मिनट में मैं आपको सौरमंडल अगर आप कहें तो मैं दिखा दूं। चले मैं सौरमंडल आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं सौरमंडल को दर्शन आपको करवा देता हूँ कि सौरमंडल बेसिकली होता कैसे है। आइए जो है हम देखते हैं भाई सौरमंडल है क्या। सौरमंडल क्या चीज़ है महोदय, आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए पूरा ब्रह्मांड आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये है ब्रह्मांड महोदय। ये ब्रह्मांड जो है इसकी अगर बात करें बेसिकली तो देखिए ये सूर्य है अपना, क्या है महोदय, ये अपना सूर्य है। 1 मिनट में रुक जाएं, चले ये सूर्य है। अब देखिए ये सूर्य है, ये पूरा का पूरा एक मंडल बनाता है। इसमें अपनी अर्थ जो है यानी पृथ्वी, ये यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पर वेनस है, ऐसे ही यहाँ पर मरकरी, यहाँ पर मार्स, ऐसे पूरा एक चक्र में एक मंडल में पूरा का पूरा फैला हुआ है। अब इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास ये करते हैं कि एक प्रकार से ये घूमता है। देखिए अब सूर्य भगवान की अगर बात की जाए, देखो सूर्य को मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये सन है, ठीक है। अब इसको आप घुमा सकते हैं, ये इस तरीके से ये भगवान सूर्य हैं, ये भी अपने अक्ष पर घुमा करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें ये पूरा सूर्य, ठीक है, ये समझ रहे चीज़ों को। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये वेनस है, ये यहाँ पर आप देखें ये वेनस, ठीक है। अब ये चक्कर लगाएगा, इसकी जो कक्षा है इस तरीके से पूरा कक्षा ये बनी हुई है। अब इसके अराउंड घूमता रहता है, यानी कि जो सूर्य है ये क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है भैया, एक तारा है। इसके चारों ओर कौन घूम रहा है, इसके चारों ओर घूम रहा है भैया क्या, इसके चारों ओर घूम रहे हैं ग्रह। तो ये ग्रह होते हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है, ये ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 हैं। पहले कितनी होती थी, 9 होती थी, जिनमें एक प्रकार से जो प्लूटो था, प्लूटो को एक प्रकार से क्या कर दिया गया, प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। यानी कि प्लूटो अब जो एक प्रकार से वो नहीं है, प्लूटो जो है वो एक प्रकार से उसको ख़त्म कर दिया गया, यानी कि अब वो एक ग्रह नहीं है, ठीक है। तो क्या है भैया, वो अब एक प्रकार से वो क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह का मतलब क्या होता है कि ऐसा ग्रह जो कि एक प्रकार से अपनी कक्षा को बदल दिया है, यानी कि ये इसकी कक्षा है, ये एक प्रकार से ये कक्षा। अब इसके अगर ऐसे सीधे सीधे घूमता तो ठीक है, तब ग्रह कहेंगे, लेकिन ये कक्षा में यहाँ पर घूम रहा है, कूद करके इधर चला जाए, कूद करके फिर इधर चला जाए, तो इससे क्या होता है, दिक्कत आती। तो इसीलिए इसको क्षुद्र ग्रह कह दिया गया, ठीक है। तो ये एक प्रकार से थोड़ा सा मैंने डिटेल में आपको दिखाया। आप थोड़ा सा इसको और थोड़ा 3D मिलाते हैं और आपको एक एक करके थोड़ा चीज़ों को दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये अब मरकरी को मैं ला रहा हूँ सामने, ठीक है। ये देखें, अब देखो ये देख रहे हैं मरकरी है ये, ठीक है। अब ये मरकरी है, देखो सूर्य कितने बड़े हैं, सूर्य कितना बड़ा है और छोटी सी ये मरकरी है। अब मरकरी को अगर आप देखें थोड़ा सा और बड़ा करें, ये तो चला गया, ये देखें ये ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है। ये देखिए ये घूम रहा है, ये घूम रहा है। अब देखें अभी अब फिर इसकी कक्षा में और कोई आएगा, देखें अब देखें मरकरी हो गया और नीचे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा तमाम यहीं पर आपको दिखाई पड़ेंगे घूमते हुए, ठीक है। मैं दिखाऊं, ये मार्स यानी मंगल, ये अपना मंगल, ठीक है। तो ये है अपना सन, मरकरी, सब घूम रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो बेसिकली आपको समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा, जब मैं सौर मंडल पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा, एक एक ग्रह के बारे में, पृथ्वी के बारे में, सब कुछ बारे में बताऊंगा। तो उसको लेकर के परेशान ना हो, जल्द ही आपकी वो क्लास होगी, ठीक है। तो आइए अब हम थोड़ा सा अपने जो है चलते हैं सिलेबस पर और जानने का प्रयास करते हैं। ओके चले, तो ये था ब्रह्मांड में, एक एक करके हर एक तत्व के बारे में आपको समझाऊंगा, चीज़ें आपको समझाने का प्रयास रहेगा, क्लियर। तो ये ब्रह्मांड हम समझेंगे, पूरा का पूरा सौरमंडल जानेंगे। तो सौरमंडल मैंने आपको दर्शन करवा दिए भैया। तो सौरमंडल दर्शन करवाया, इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि गुरुदेव दक्षिणा लेंगे दर्शन हो गया, भगवान सूर्य का दर्शन कर लिया और भी चीज़ों का दर्शन आपने कर लिया। चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार से जानेंगे, सोलर सिस्टम पूरा समझेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, और पृथ्वी के साथ देखें पृथ्वी की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इन तीनों के जो सिद्धांत हैं वो एक ही सिद्धांत होंगे। क्योंकि जिस सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति होगी वही सिद्धांत, चूंकि पृथ्वी सौरमंडल में है और सौरमंडल मंदाकिनी में है, मंदाकिनी ब्रह्मांड में है, ठीक है, क्लियर। तीसरे चैप्टर में हम लोग भूवैज्ञानिक समय सारणी के बारे में समझेंगे, यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में हम लोग जानेंगे। भूवैज्ञानिक समय सारणी क्या है महोदय, इसका मतलब ये कि पृथ्वी की उत्पत्ति मान लेते हुई।
अब पृथ्वी एक दहकता हुआ गोला के रूप में हमारे समक्ष आती है। अब उस पर एक प्रकार से वहाँ से उसकी कैसे कैसे विकास हुआ, जीवों का कैसे विकास हुआ, किस काल में जीव आए, किस काल में स्तनपायी जीव आए, किस काल में समुद्र महासागर बने पृथ्वी पर, क्या क्या हुआ, पूरा प्रोसेस हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद में हम उसके बारे में देखेंगे, उसका विकास यात्रा देखेंगे। तो वही भूवैज्ञानिक समय सारणी है, जिसमें जैसे कि तमाम प्रकार के कल्प आएंगे, नूतन कल्प हो गया और तमाम प्रकार के प्रोटोजोइक कल्प हो गया। तो कल्प, महाकल्प, ठीक है, ईवोन, एपिक, सब कुछ समझेंगे पूरा विस्तार से, डिटेल में मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और आपको देनी है, एक चीज़ और आपको बतानी है कि अगर इन सभी की PDF वगैरह भी आपको चाहिए और आप सोच रहे हैं कि एक ही में सब कुछ मिल जाए, तो अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आप हिंदी का कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी का कोर्स या हिंदी वाले ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएं। हिंदी नहीं भी है तो अगर आप जियोग्राफी का कोर्स, मतलब जियोग्राफी का कोर्स तो लॉन्च नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन हाँ प्रयास करूंगा कि लगभग सारे चैप्टर्स को बताने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो हिंदी का संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा, पूरा का पूरा कोर्स जितना भी है सब कुछ आपको हिंदी काव्य पूरा पढ़ाया जाएगा BA प्रथम सेमेस्टर का। तो जिन छात्र छात्रों को हिंदी का कोर्स लेना है वो अभी SMS कर दें 91 61 93 60 62 व्हाट्सएप नंबर पर। इस पर आपको मात्र यही लिखना है कि सर जी हमको हिंदी साहित्य BA फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। ठीक है, आपको मात्र और मात्र 100 रुपये कोर्स की प्राइस रखी गई है और लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस उसमें हो रही हैं। तो आप एक प्रकार से हिंदी का संपूर्ण कोर्स लेंगे तो उससे और आपके जो 2-3 सब्जेक्ट होंगे उसकी भी तैयारी उसी ग्रुप में हो जाएगी। ठीक है, और अगले आप हमसे जो है 3 सालों के लिए जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए बेनिफिट होगा, आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे और आपके जो डाउट्स वगैरह होंगे BA संबंधित वो सब आपके ग्रुप में क्लियर करे जाएंगे। ठीक है, तो आप अभी SMS करें 91 61 93 60 62 पर और हिंदी का कोर्स ले लीजिए। अगर आपको देखना कि मैं कैसे पढ़ाता हूं तो आप जो है YouTube पर वीडियोस मैंने डाल दी, तो आप देख लीजिएगा, उसको पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 चैप्टर 2 और एक आध 2 चैप्टर मैंने बिल्कुल डेमो क्लास के रूप में दे रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा उसको। तो हिंदी का कोर्स लेने के लिए मात्र 100 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। तुरंत इसके अंदर मैं आपके पास सेंड करूँगा, व्हाट्सएप पर SMS करिएगा, वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पर 100 रुपये आपको इसके अंदर मैं सेंड करूँगा QR कोड, उस पर आपको एक प्रकार से मात्र 100 रुपये पे कर देने होंगे, उसके बाद में आपको कोर्स दे दिया जाएगा। तो जिन छात्र छात्रों को कोर्स लेना है मात्र 100 रुपये में आप कोर्स ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस आपके लिए ही रखी है ताकि आप आसानी से उसको पढ़ सकें। तो पूरे हिंदी के लिए और साथ ही साथ उस ग्रुप में जैसे जियोग्राफी की क्लास होगी तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगा मैं। बाकी यूट्यूब पर तो आपकी क्लासेस होती रहेंगी। ठीक है, चले, तो जिनको भी लेना है आप वो कमेंट करके ले सकते हैं वहाँ पर SMS करके, और ध्यान रखेंगे कि SMS करें तो उसमें ज़रूर लिखें कि हमको हिंदी साहित्य BA प्रथम सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। ठीक है, तो उसमें आपको सारी डिटेल में जानकारी मिलेगी और उसके बाद में आपको क्लासेस जो मिलेंगी वो एक प्रकार से इसी तरीके से डिजिटल बोर्ड पर क्लासेस होंगी और सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, वीडियोस फॉर्म में आपको मिलेंगे सारी क्लासेस। आगे देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो अभी क्लासेस की शूटिंग हो रही है, लगातार क्लासेस मैं व्यवस्थित कर रहा हूँ और आने वाले समय में बहुत कम समय में पूरा सिलेबस मैं कवर कर दूंगा। फिर आप जब चाहें तब और जैसी स्थिति में चाहे तैसी स्थिति में आप वीडियो देखेंगे और परीक्षा के अंत समय में आपकी रिवीजन क्लास वगैरह जो होगी उसके PDF वगैरह और नोट्स जो बनेंगे वो सब आपको मिलते हैं, हर एक चैप्टर के नोट्स आपको मिलते रहेंगे साथ ही साथ। ठीक है, चौथा चैप्टर है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब क्या होता है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जैसे कि मान लेते हैं ये पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी है, आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। अब पृथ्वी है भैया, अब पृथ्वी की अगर बात की जाए तो पृथ्वी है ये, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं यहाँ से काटे, ये पृथ्वी का केंद्र है तो इसको हम काट करके निकाल लेंगे पूरा का पूरा हिस्सा इधर। अब ये वाला पार्ट आप देखिए, ये वाला, तो ये पृथ्वी का अंदर यानी ये केंद्र है पृथ्वी का, ठीक है। ये सेंटर है पृथ्वी का और ये एक प्रकार से परत है। परत मतलब कि जो पपड़ी है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर पेड़ पालों जामते हैं, वो आपका ये है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो पृथ्वी का ये ऊपरी हिस्सा जहाँ पर हम लोग रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, इससे नीचे जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, उससे नीचे अंदर जाएंगे, खोदेंगे इसको। तो ये क्या हुआ कि रूस में कोला नाम का क्षेत्र है, कोला नाम के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना हम पृथ्वी को खोदें और एक मशीन बना करके खुदाई करते रहें और देखते हैं कि कितना गहरे पृथ्वी पर क्या है, पूरा पता लगाने के लिए। हालांकि ताप, दाब और घनत्व के आधार पर पता लगा सकते हैं, भूकंप की जो तरंगें आती है उसके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा पाते हैं। इसके अलावा सियाल सीमा निफे जो स्वेस महोदय ने बताया उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, तो अलग अलग तरीके से ज्वालामुखीता की क्रिया, भूकंप वगैरह जो आते हैं उसके द्वारा हम जान पाते हैं कि भाई हाँ हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है। क्योंकि ज्वालामुखीता क्रिया के द्वारा क्या निकलता है, मैग्मा लावा, मतलब कि जो है जो दहकता हुआ लावा निकलता है, उसकी अगर बात किया तो दहकता हुआ जो लावा निकलता है भैया,
वो लावा जो होता है, जो निकलता है, वो एक प्रकार से बहुत गर्म होता है। तो पृथ्वी के अंदर हमको पता चला कि भाई कुछ तरल अवस्था में चीज़ें हैं, कुछ ठोस अवस्था में हैं। जैसे कि पृथ्वी में 3 चीज़ें सुयस महोदय ने बताई। यहाँ पर एक प्रकार से क्या था, सियाल था। सियाल का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम इसके पहली परत में, ठीक है। सीमा जो है दूसरी परत थी। सीमा मतलब होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम सेकंड मतलब बीच में, और लास्ट में आप देखेंगे निफे पड़ता है, NiFe, ठीक है। निफे का मतलब होता है निकल और फेरस यानी कि लोहा, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर घनत्व तो ज़्यादा है, यानी यहाँ पर एक प्रकार से सघन चीज़ें हैं। बीच में आप देखेंगे थोड़ा सा जो है ढीला मिलेगा चीज़ें, जहाँ से मैग्मा वगैरह आता है वो सब ऊपरी परत से आता है बेसिकली। तो ये पृथ्वी के अंतरिक्ष, पृथ्वी कितनी गहरी है उसके बारे में। तो कुल मिलाकर के 12 किलोमीटर ही खोद पाए थे रूस, मतलब कि रूस का जो कोला क्षेत्र था वहाँ पर 12 किलोमीटर खोदे, अंदर तक गड्ढा किया। उसके अंदर जब गड्ढा करने लगे, मशीन उसीन सब गलने प्रारंभ हो गई, मशीनें काम करना बंद कर दी, यानी कि एक प्रकार से खुदाई हो नहीं पाई, तो फिर काम रोक दिया गया। क्लियर। बड़ी से बड़ी मशीनें जो थीं वो ध्वस्त हो गई उसमें। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको समझ, तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो पूरा मैं आंतरिक संरचना आपको समझाऊंगा, विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या विचार दिए पूरा समझाऊंगा। इसके अलावा महाद्वीप और महासागरीय नितल की उत्पत्ति। महासागरीय नितल का मतलब क्या होता है, जैसे कि महासागरीय नितल मतलब सबसे गहरा, जो सबसे गहरा एरिया होता है महासागर का, जिसको गर्त कहते हैं, ठीक है, गर्त कहते हैं। हालांकि वही नितल, तलातल, तो वो सब चीज़ें। तो गर्त में हम खास करके सबसे गहरा मेरियाना ट्रंच है, 11,033 मीटर गहरा है, यानी लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। तो महाद्वीपों के बारे में समझेंगे, महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। और महासागरों की उत्पत्ति में जैसे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो रहा है वो बड़ा फेमस है। इसके अलावा कोबर का भूसन्नति सिद्धांत हो गया। तो इन सभी सन्नतियों के द्वारा पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, महाद्वीप कैसे बने। जैसे एक पहले क्या था, पूरा पहले महाद्वीप जो थे वो केवल 2 थे, मतलब कि पहले एक ही महाद्वीप था, एक महासागर था, एक पैंथालासा नाम का महासागर था, और एक पैंजिया जो एक द्वीप समूह था, जो पृथ्वी वाला एरिया मतलब कि जो भूतल है उसको पैंथा मतलब पैंजिया कहा जाता था। पैंजिया 2 भागों में आने वाले समय में टूटेगा, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से जितने ऊपर वाले कंट्रीज़ हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप की कंट्रीज़ हो गए, ठीक है, और एशिया का जो ऊपरी भाग है वो हो गया। तो ये सब एक प्रकार से आपके अंगारा लैंड के हिस्से हैं। और गोंडवाना लैंड जो है नीचे दक्षिण अफ्रीका, मतलब अफ्रीका हो गया पूरा का पूरा, दक्षिण अमेरिका हो गया, ठीक है। इसके अलावा भारत दक्षिणी हो गया, अफ्रीका महाद्वीप पूरा हो गया, और इसके अलावा आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गए। तो ये सब एक प्रकार से गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। तो पूरा मैं विस्तार से आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। छठा चैप्टर है अपना भू संतुलन, यानी कि जो है आइसोस्टेसी। भू संतुलन क्या होता है, आपको भू संतुलन के बारे में अगर बताऊं, जैसे भू संतुलन का मतलब सीधा सीधा होता है। जैसे कि मान लेते हैं भूमि पर क्या है, भूमि तो एक सपाट मैदान है नहीं। अब जैसे यहाँ पर समझो भूमि, मान लेते हैं ये भूमि है, ठीक है, ये भूमि है। अब यहाँ पर एक समतल मैदान है, फिर यहीं पर आप देखेंगे ऊँचे ऊँचे चोटियाँ हैं, ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, ठीक है। अब इसी भूमि पर क्या है, इसी भूमि पर भैया यहाँ पर देखें तो ये आधार है, इसी पर आप देखते हैं गड्ढे गड्ढे गहरी गहरी एक प्रकार से खाइयाँ हैं, गहरी गहरी खाइयाँ हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आधार ही है। अभी मान लीजिए कहीं पर एक प्रकार से ऐसे पहाड़ हैं, कहीं पर एक प्रकार से इतना गहरा सागर है, इस तरीके से कहीं पर और ऊंची चीज़ें हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि पृथ्वी पर क्या एक प्रकार से क्या है, पृथ्वी का ये आधार है। इस आधार रेखा से कुछ चीज़ें जितनी ऊंचाई पर है, ये ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई, तो ये ऊंचाई है, और ये नीचे वाली गहराई है। तो ऊंचाई और गहराई का तालमेल जो होता है वही भू संतुलन होता है। जैसे ऊंची ऊंची अगर चोटियाँ 8,000 मतलब 8 किलोमीटर मान लेते हैं, 9 किलोमीटर ऊंचा हिमालय पर्वत की चोटी है, तो 11 किलोमीटर गहरा एक प्रकार से मेरियाना जो मतलब प्रशांत महासागर का एक गड्ढा है, प्रशांत महासागर का एक गर्त है, तो वो सब गहरा है। तो एक गहराई और एक ऊंचाई, तो गहराई और ऊंचाई क्या है, तालमेल आपस में बनाए हुए पृथ्वी को संतुलित किए हुए है। अगर यही तालमेल गड़बड़ा जाए भैया तो क्या हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा और सब तहस नहस हो जाएगा एकदम से। तो भू संतुलन का मतलब समझो ना, भू माने भूमि, संतुलन माने क्या हुआ था, संतुलित रहा है, ठीक ठाक रहा है। कब रहे, जब पर्वत पहाड़ गर्त सब एक सिचुएशन में एक निश्चित अनुपात में हुई हैं, तब यही मेरे हुए। समझ में आवा भैया, समझ में आओ तो लाइक ठोको दबाई कर, सबके लगे शेयर करो वीडियो। चलो तो ई होगा तहार भैया का भू संतुलन। आगे समझो बहुत, और जब पढ़बे हम और बतेबे तो और बढ़िया तरीके से आपका समझाए, मतलब कि तुम्हें मतलब कुछ याद ही ना करे पड़े प्रभु, आप सबका कुछ नहीं पढ़े, मेहनत ये ना करे पड़े, कुछ नहीं, बस वीडियोआ कुल देख लियो, मन लगा के देख लियो, बस यही रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। लाइक जरूर कर देना।
सातवां चैप्टर हम लोग क्या देखेंगे भैया? सातवें चैप्टर में हम लोग भूकंप के बारे में समझेंगे। भूकंप यानी अर्थक्वेक कहते हैं भूकंप का। भूकंप कब आता है? भूकंप वगैरह से ज्वालामुखीता की क्रिया हो गई। भूकंप वगैरह जब प्रेशर पड़ता है किसी पर, जैसे कोई झील बनाई गई, कोई बांध बनाया गया, पानी इकट्ठा रुका रहा। अब पानी इकट्ठा रुका रहेगा तो क्या हो जाएगा? एक प्रकार से पृथ्वी पर दबाव बनेगा, पृथ्वी का जो संतुलन है वो बिगड़ेगा। यही भू संतुलन जब कहीं पर बिगड़ता है तो भूकंप आने की खतरा बना रहता है और भूकंप आ जाता है। कभी कभी ज्वालामुखीता क्रिया होती समुद्रों में, ज्वालामुखी नीचे से आ रहा है, उद्गार हुआ। ज्वालामुखी आता कैसे, इसको मैं आपको बता दूं। ज्वालामुखी में बेसिकली होता है, जैसे मान लेते हैं समुद्र में पानी भरा है, बेसिकली समुद्र में जो है जो प्रकाश स्तंभ जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है वो समुद्र में पाया जाता है, मतलब कि प्रशांत महासागर में है। तो वहाँ पर ज्वालामुखीता क्रिया इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दहकता हुआ लावा है अंदर। अब उस लावा में क्या है? गैसें हैं बहुत ज़्यादा, और गैसें जो गर्म गैसें होती हैं, आप देखेंगे जैसे कौरा ठंडी में आप अलाव जलावत हो हाथ सेके के लिए, तो हमर में से जो धुआं निकलता है ऊपर भागत है। काहे के ऊपर भागत है? चूंकि वो वायु से हल्का है, ठीक है। तो धुआं जो होता है या जो हल्की पदार्थ होते हैं, जो गर्म प्रोडक्ट होते हैं वो हल्के होते हैं। तो लावा से जो धुआं निकलता है, जलवाष्प निकलती हैं और जो गैसें निकलती हैं वो ऊपर भागने का प्रयास करती है पृथ्वी के नीचवा से। पृथ्वी के अंदर से जब मान लेते कोई सेल है वो कमजोर सेल है, कोई पत्थर वगैरह पृथ्वी के नीचे कमजोर पड़ रहा है, तो वहां से एक प्रकार से गैसें बाहर बहुत वेग से निकलने का प्रयास करती हैं। तो जैसे पानी भरा है, खूब ज़्यादा दबाव पड़ा उसी एरिया पे, उस एरिया पे दबाव पड़ा, तो समुद्रों के अंदर क्या होता है? फट जाता है पूरा का पूरा दरार। अब वो फट गया, पानी अंदर गया, अब पानी और गया अंदर, और गरम गरम नीचे से पूरा दहकता हुआ लावा है, उसमें जाकर के पानी अगर छू गया भैया और गैस निकलेगी। गैस उधर से आ रही, नीचे से ऊपर उठने का प्रयास कर रही, पानी नीचे जाने का प्रयास कर रहा है, ऊंचे नीचे जाने को मिल गया भैया। क्या मिल गया? गर्म और ठंडा मिल गया, दाम से विस्फोट, ज्वालामुखी। पूरा चित्रात्मक माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये ज्वालामुखीता क्रिया होती है। तो ज्वालामुखी ये हो गई, वोल्केनो जिसको बोलते हैं। और भूकंप क्या होता है? ज्वालामुखी क्रिया होगी तो गड़ाम से विस्फोट होगा, पृथ्वी हिलेगी, ऐसे ऐसे भू संतुलन बिगड़ेगा, वही भूकंप हो गया पृथ्वी का। अभी भूकंप तो आया हुआ होगा, तो भूकंप के सारे चीज़ों के बारे में विस्तार समझूंगा। भूकंप के कई सिद्धांत है, एक कारणों से भूकंप नहीं आता, कई कारण हैं, तो उन सभी कारणों के बारे में समझूंगा। अभी फिलहाल अगर बताने लगूंगा तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। 9वां पॉइंट है भूसन्नति एवं प्लेट विवर्तन अवधारणा। कोबर ने दिया था भूसन्नति सिद्धांत, प्लेट विवर्तन का सिद्धांत, जो प्लेट खिसकती है, जो कई प्लेटें हैं, उन प्लेटों के बारे में समझूंगा। कौन? नज़्का प्लेट से लेकर के और जितनी भी जो है अपलेशियन प्लेट, हिंद महासागरीय प्लेट हो गई, या तमाम प्रकार एशियन प्लेट, अपलेशियन प्लेट, सब प्लेटों के बारे में समझूंगा। पूरा का पूरा सिस्टम यानी जियोसिंक्लाइंस एंड प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझूंगा पूरा विस्तार से, ठीक है। किस तरीके से भूसन्नति क्या होती है? एक गड्ढा होता है भूसन्नति, ठीक है। एक गड्ढा होता है जिसमें क्या होता है, लगातार यहाँ से समुद्र है मान लेते हैं, यहाँ से पानी, और पानी के साथ साथ कुछ मलबे आते रहते हैं और यहाँ पर गिरते रहते हैं, इधर से भी आकर के कुछ गिरते रहते हैं। ये गड्ढा बड़ा होता जाता है, एक सकरा गड्ढा पतला सा होता है, उसी को भूसन्नति कहते हैं। यहाँ पर मलबा खूब भर जाता है, तो मलबा खूब भर जाता है तो क्या होता है? ये दबाव डालता है नीचे। जब ये दबाव नीचे की ओर डालता है मेरे भाई, दबाव नीचे की ओर पड़ रहा है, फिजिक्स पढ़ेंगे समझेंगे। दबाव नीचे पड़ रहा है, दबाव कैसे पड़ा? नीचे पड़ रहा है, क्या होगा? प्रेशर इधर बिल्ड होगा, किधर बिल्ड होगा? प्रेशर इधर, यानी कि ये दोनों एरिया की जो जमीन होंगी ये ऊपर उठेंगी, और जब ये ऊपर की ओर उठेंगी इस तरीके से प्रेशर बिल्ड होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्रेशर बिल्ड होने के तदुपरांत क्या होगा? ये दोनों भूखंड आपस में जाकर के टकराएंगे, आपस में। यहाँ से भी प्रेशर बिल्ड हो रहा है, यहाँ पर टकराएंगे। जो यहाँ पर मलबा नदियों और समुद्र महासागरों ने भरा है यहाँ पर, यही एक प्रकार से ऊपर उठेगा, ये मलबा ऊपर उठेगा। ये मलबा क्या होगा? ये मलबा ऊपर उठेगा, और जब ये मलबा ऊपर उठेगा मेरे प्यारे दोस्तों, फिर क्या होगा? यहीं पर वलित पर्वतों का निर्माण हो जाएगा, जैसे हिमालय बनेगा। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जा सकता है, सबसे बड़ा पर्वत माना जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, मैं घूम क्यों रहा हूं, आप यही सोच रहे हैं ना। जो तार है इस वीडियो मतलब इसका, वही थोड़ा सा फंस गया था। तो क्या होता है? वलित पर्वत मतलब कि जिसमें एक चोटी होती है, एक घाटी होती है, एक चोटी एक घाटी। एक चोटी माने ऊंचा एरिया पर्वत का, घाटी माने गहरा एरिया जहाँ से पानी वगैरह बहता है, नदियाँ बहती हैं। समझ में आ रही है? कुछ ना समझ मतलब कि कुछ ना ही पढ़े जियोग्राफी, बिल्कुल चिंता ना करो, तहलका मचे वाला है भैया। शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से पूरे यूट्यूब पर तहलका मचने वाला है। जियोग्राफी आपको कंठस्थ होगा, आपके दिमाग में होगा, आपके जुबान पे होगा जियोग्राफी, कभी नहीं भूलेंगे, पूरा जीवन याद रखेंगे जियोग्राफी। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा, तो ऐसे निकलेगा वलित पर्वतों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसी को वलन माने क्या होता है? ऊपर नीचे, ये वलन हो गया, यही बस खत्म। पढ़ाऊंगा तो और चीज़ों को बता दूंगा, लेकिन ऐसे समझा दूंगा पूरा विस्तार से, क्लियर। तो वलित पर्वतों का निर्माण तो ये भूसन्नति के द्वारा होता है। भूसन्नति माने गहरा सा गड्ढा जिसमें धीरे धीरे क्रियाएं होती हैं। अरे जैसे तार पे कपड़ा फैलाए हो जीवन में,
तारे पे कपड़ा फैलाए हुए मान ली थे, तुम्हें तार दिखाई थे। अब जैसे ये तार है, अब ये तार पे वाली सीधा तार है, अब ये तार पे क्या करो, या हियाँ देखो, या हियाँ दबाव डालो बीच में। देखो इस तार पे अगर हम यहाँ पे बीच में दबाव डालेंगे तो क्या होगा, बीच में हम यहाँ दबाव डालें तो हमारा हाथ ऑटोमेटिक इधर जा रहा है। ये देखिए इधर प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि नहीं। तो जब बीच में कपड़ा दबाओगे तो किनारे किनारे का एरिया जो होता है वो ऐसे उठ जाता है, बीच का तार ऐसे नीचे नीचे दबता चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये एक तरफ से क्या होगा, तार जाकर के आपस में टकराएगा। तो ऐसे पूरा जब पूरा पृथ्वी में ऐसी क्रियाएँ होती हैं लंबे समय के परिणाम स्वरूप, तो एक प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती हैं, और इस कारण से पृथ्वी पर पर्वतों के निर्माण हुए हैं, ऐसा विद्वानों ने बताया भी है भूसन्नति में के माध्यम से। 10वां क्वेश्चन से चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका वर्गीकरण करना, उनकी विशेषताओं के बारे में पूरा समझेंगे। यानी जो रॉक्स होते हैं कैसे निकली, क्लासिफिकेशन उनका और कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं, वर्गीकरण सब कुछ समझेंगे। विस्तार से मैं बताऊंगा। चट्टान मतलब जो पत्थर की चट्टानें वगैरह होती हैं वो सब, चट्टान कई प्रकार की होती है, सबके बारे में समझूंगा। ठीक है। 11वां प्रश्न आप देखेंगे, वलन और भ्रंश। वलन माने होता है भैया, वलन क्या है, वलन ये होता है, इसी को वलन कहते हैं। ठीक है। जैसे हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है, ठीक है। इसके अलावा अपलेसियन पर्वत एक वलित पर्वत है, ऐसे ही रॉकीज पर्वत वलित पर्वत है। ठीक है। एंडीज पर्वत वलित पर्वत है। दुनिया के सबसे बड़े बड़े पर्वत जो हैं जितने भी हैं वो वलित पर्वत हैं। वलन के परिणाम स्वरूप उन पर्वतों का निर्माण हुआ, तो ये वलन हो गया। भ्रंश का मतलब क्या होता है, भ्रंश माने होता है दरार। जैसे मान लेते हैं पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी के मान लेते हैं एक शिलाखंड है, इसमें क्या पड़ जाए, दरार पड़ जाए। यही दरार जो होती है इसी को भ्रंश कहते हैं। इस दरार पड़ने से क्या होता है, एक प्रकार से जो है प्लेटिव का निर्माण होता है, यानी कि पठारों का निर्माण होता है। कभी कभी भ्रंशोस्त पर्वत भी बन जाते हैं, भ्रंश के द्वारा पर्वत का निर्माण हो जाता है। ठीक है। क्या होता है कि दरार पड़ा, इधर इधर मान लेते हैं, इधर इधर जो है विपरीत दिशा में वो लग रहा है, बीच का एरिया फट गया। अब बीच का एरिया क्या होता है, कभी कभी धंस जाता है एरिया नीचे। ठीक है। चूँकि प्रेशर के एक प्रकार से देखें, प्रेशर जब बिल्ड होगा, इस कोई स्थिति है, ये स्थिति, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लेते हैं प्रेशर इस तरीके से लग रहा है, प्रेशर इस तरीके से लग रहा है, कोई कारण है, तो यहाँ पर दरार पड़ेगी। और जब कोई चीज़ आप दाबोगे, इधर से भी प्रेशर आ रहा है, इधर से भी प्रेशर आ रहा है, तो या तो ये चीज़ बीच वाली जो चीज़ होगी ये थोड़ा सा कमज़ोर होगी, या तो ऊपर भागेगी तो पर्वत का निर्माण होगा। और ये चीज़ अगर नीचे भाग जाएगी, गड्ढा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो भ्रंतोस्त एक प्रकार से जो है क्या हो जाएगा, भ्रंतोस्त गड्ढा हो जाएगा। भ्रंतोस्त जिसको झील बोल सकते हो, या एक प्रकार से समुद्र बन जाएगा, या मतलब कुछ भी गड्ढा बन जाएगा, तालाब बन जाएगा। हालांकि तालाब नहीं, बहुत बड़ी चीज़ें बनती हैं। और ऐसे ऊपर उठ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पर्वत बन जाएगा, भ्रंतोस्त पर्वत हो जाएगा। और ये नहीं तो भ्रंश घाटी बन जाएगी, नीचे गड्ढा हो जाएगा तो घाटी, और ऊपर उठ गया तो पर्वत बन जाएगा। तो ये क्रिया पूरी समझाऊंगा आपको। ठीक है। तो भ्रंश माने होता है दरार, वलन माने होता है चीज़ें। तो फाल्ट होता है भ्रंश का मतलब, और फोल्डिंग मतलब होता है फोल्डिंग। इसे फोल्डिंग वाली, फोल्डिंग कहते हैं फोल्डिंग, यानी कि चारपाई को जो फोल्डिंग होती है, जो मोड़ने वाली खटिया होती है, जो बारात वगैरह में आती है, वही खटिया फोल्डिंग कहते हैं उसको। काहे फोल्डिंग कहा तो भैया, फोल्डिंग ऐसे कहा तो जो कि कोई 4 गोड़ ना ही होते, वो मुड़ जाती है, का फोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है। समझ में आ चीज़, तो ये चीज़ होता है। 12 नंबर प्रश्न, अपक्षय और अपर्दन का हुआ है, यानी कि जिसको आप बोलते हैं वेदरिंग एंड इरोजन। अपर्दन देखिए, अपक्षय का मतलब क्या होता है, कोनो चीज़ टूट जाए। जैसे मान ली थे कि जैसे अब भाई हम यह का तोड़ दी पकड़ के, जैसे यह का हम क्या कह दी, इसको तोड़ दिया, ये जैसे टूटा नहीं, ये तोड़ दिया, या इसको इसे निकाल दिया इसको। ठीक है। मान लेते इसको हमने निकाल दिया, अब इसी का ये निकलना क्या हो गया, अपर्दन हो गया। ठीक, ये सॉरी अपक्षय हो गया, ये टूट गया इससे, यानी कि एक शिला थी, वो शिला टूट ऐसे खट से निकल गई, किसके कारण से, क्योंकि मानवीय बल मैंने लगाया। अब ये एक प्रकार से हवा अगर इस पर आकर के लग जाए तो ये निकल जाए तो भी टूट सकता है, इस पर पानी आकर के बहाव लगाए तब भी ये निकल सकता है। ठीक है। और या किसी मानवीय कारण से, तो ये एक प्रकार से होगा किसी शैलखंड का टूट जाना अपने स्थान से, वो एक प्रकार से क्या होता है, अपक्षय। लेकिन यही चीज़ें मान लेते हैं ये टूट करके और क्या हो जाए, ऐसे कुछ दूर तक उसी के जिससे जिसने तोड़ा है उसके साथ ऐसे से जाती रहें और चली जाएं, क्या होता है, उसको अपर्दन कहते हैं। अपर्दन और अपक्षय इतना ही होता है। ठीक है। नदियाँ अपर्दन के परिणाम स्वरूप ही क्या करती हैं, नदियाँ अपर्दन के परिणाम स्वरूप ही एक प्रकार से बड़े बड़े जो है डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। डेल्टा वह क्षेत्र होता है जो कि एक प्रकार से नदियों के मुहाने पर जाकर के बनता है। जैसे सुंदरबन का डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है, जैसे भारत वगैरह में जो उत्तर प्रदेश का एरिया है वो सब डेल्टाई एरिया में ही आप समझ सकते हैं। चूँकि क्या है, यहाँ पर नदियों के द्वारा जो बहाई गई जलोढ़ मिट्टी है वही लाई गई हैं, इसीलिए यहाँ का एरिया इंपॉर्टेंट है। और यहाँ का एरिया एक प्रकार से इसमें ज़्यादा कुछ खेती होती है, और इसको दुआब का एरिया बोलते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दुआब कहते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो अपर्दन और अपक्षय ये होता है, पूरा विस्तार समझूंगा। अपर्दन और अपर्दन की संकल्पना जो है इसके बारे में पूरा बताऊंगा। इरोजन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन, इरोजन कैसे होता है पूरा का पूरा सिस्टम पूरा आपको बताऊंगा। ठीक है। किस तरीके से पर्वत पहाड़ टूटते हैं, किस तरीके से बालू वालू उड़ती है, किस तरीके से मरुस्थल बनता है, पूरा का पूरा एरिया सबको समझा दूंगा। 14 नंबर क्वेश्चन से अफवाह प्रणाली क्या है।
जिसको आप बोलते हैं जो है ड्रेन पैटर्न, जिसको बोलते हैं ड्रेन पैटर्न। अफवाह प्रणाली मतलब जैसे नदियाँ जो होती हैं, जैसे मान लेते हैं गंगा नदी निकली, अब गंगा नदी निकली, गंगा नदी के इधर इधर गंगोत्री ग्लेशियर से तो गंगा निकली, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकल रही है, यमुना नदी आकर के गंगा नदी से आकर के आगे मिल जाती है, फिर इधर से आप देखते हैं सोन, टोंस, ऐसे तमाम नदियाँ इधर से आकर के मिलेंगी, इधर से मिलेंगी, तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, एक जाल क्रिएट हो जाएगा, एक पूरी की पूरी एरिया जिसमें मतलब कि उसकी एक मुख्य नदी होगी और उसकी कई सहायक नदियाँ, तो एक मुख्य नदी और उसकी कई सहायक नदियाँ मिलकर के एक जाल का निर्माण करती हैं, वही जाल अफवाह तंत्र कहलाता है, अफवाह प्रणाली कहलाती। क्लियर? ये पूरा समझेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन मतलब चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नदी के द्वारा भू आकृतियों का निर्माण कैसे होता है, पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा कि एक नदी के द्वारा भू आकृतियाँ कैसे बनती हैं, नदी के द्वारा क्या बनता है, डेल्टा बनता है, एस्चुरी बनती है, तो वो सब कैसे बनती है पूरा विस्तार से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है? क्लियर? जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊँ 1 मिनट के लिए, देखिए नदी के द्वारा भू आकृतियों का निर्माण में जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स बाय रिवर ऑफ फ्लोटिंग लैंड फॉर्म्स। अब बेसिकली इसको मैं आपको समझा दूँ अगर कि कैसे बनती नदियों के द्वारा 1 मिनट में, तो आपको एक प्रकार से कहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही, मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। ठीक है? और एक ही जगह पर आप सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब आप सोचो कि जब आप सिलेबस में आपको सारे चैप्टर समझ में आ जा रहे हैं, तो जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा तब आपका क्या हाल होगा, तब तो कहेंगे अरे गुरुजी मज़ा आएगा, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करी है, पिछले 6-7 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। आप शायद ना जानते हो मुझे, लेकिन आपके सीनियर्स लोग जानते हैं, और आप जब 1 साल पढ़ लेंगे हमसे या 1 सेमेस्टर पढ़ लेंगे, दोबारा मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आप खुद ही पढ़ेंगे मेहनत से, और आप खुद ही दूसरों को बताएंगे कि भैया शुक्ला स्टडी पॉइंट से पढ़िए। तो जियोग्राफी आपके दिमाग में होगा। आप तो नदी के द्वारा जो भू आकृतियाँ बनती हैं, जैसे कि नदी क्या होती है, नदी मान लेते बह करके आ रही है, जब नदियाँ, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ तो ज़्यादा इसके लिए, नदी कोई बह करके आएगी, नदी के रास्ते में तमाम कूड़ा करकट पत्थर बालू ये सब मिलते रहते हैं, तो अपने साथ उन सभी को काट करके, चूँकि नदियों का जो बहाव होता है बहुत तेज होता है, तब तो बहुत तेज से नदियाँ आती हैं बम 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 बहते हुए, जब बम बमाहट बहात नदी आवत थी भैया, रस्तम जवन कुछ मिलत है ऊबड़ खाबड़ बंजर साहब का बहावत है, पेड़ पालो सब गर 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 आवत थी नदियाँ। तो जब वो बहती हुई आ रही बम बमाहट, तो क्या होता है, वो एक समय आता है ऐसा, देखिए कुछ ही समय तक उफान होता है। ठीक है? यानी कहने का मतलब ये है कि कब तक जवानी रहेगी, कब तक युवावस्था रहेगी, कभी ना कभी तो बीत जाएगी, कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए और बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। तो नदियों का भी सेम यही पैटर्न है, बुढ़ापे का असर जब नदियों को होता है, नदियाँ जब उस सिचुएशन में होती हैं जब वो अपनी बड़ी लंबी दूरी तय करके आती हैं, और अपने एक प्रकार से क्या होती हैं, वो अपनी जो गतिज ऊर्जा उनकी है वो क्षीण होने लगती है, तो जो वो अपने साथ बहा करके जो निक्षेप लाती हैं, जो कूड़ा कबाड़ या करकट लाती हैं, सेडिमेंट्स लाती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, निक्षेप कर देती। निक्षेपण मतलब छोड़ देना, निक्षेपण का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, तो अपने साथ जो बहा ला रही जो चीज़ें हैं उसको छोड़ देती हैं। अब वही छोड़ने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। जब वो छोड़ देती है तो आगे एक बांध सा बन जाता है, एक प्रकार से मेढ़ी सी बन जाती है जिसको कहते हैं। तो उसके नदियों में चूंकि इतना बहाव नहीं कि उस एक प्रकार से मलबे को हटा सके आगे से, तो नदियां अपना स्थान बदल लेती हैं और छोटी छोटी धाराओं में बट जाती हैं, तो वो पूरा का पूरा विशाल भूखंड का निर्माण होता है वहाँ पर, उसी को डेल्टा कहते हैं। अब ये डेल्टा पंखाकार भी हो सकता है, ये डेल्टा पक्षी के चंगुल के भांति हो सकता है, ये डेल्टा भैया किसी भी प्रकार का हो सकता है, ऐसी आकृति। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, जहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये किससे बना, ये इसी अपर्दन मतलब ये नदियों के बहाए गए जो निक्षेप है उन्हीं के द्वारा आकर के निक्षेपण जब किया गया उसके बाद में बन गया। तो जियोग्राफी में ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, और मैंने आपको समझा। तो ये एक तो होगा डेल्टा। एस्चुरी कैसे बनती है, एस्चुरी मतलब बनती है कि भाई नदियाँ एक बार डायरेक्ट जाकर जब समुद्रों में गिरती हैं एकदम से, तो डायरेक्ट जब गिरे, तो जैसे कि आप अगर एक लोटा पानी लें और उस पानी को लोटे को एक प्रकार से यहाँ से ऊपर से नीचे डालें पृथ्वी पर, तो क्या होगा, पृथ्वी पर जहाँ पर वो पानी गिरेगा वहाँ पर गड्ढा धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाएगा। नदियाँ चूँकि वेग से आती हैं
और ऐसी नदियाँ जो वेग से आती हैं और उनका एक प्रकार से मुहाने पर डायरेक्ट जा करके गिर जाती हैं, वो एक प्रकार से अपने साथ बहुत कम प्रोडक्ट लाती हैं। तो जब जा करके अंदर गिरती हैं तो समुद्र में गड्ढा बन जाता है। वो समुद्र में बने गड्ढे को ही हम एक प्रकार से क्या कहते हैं, समुद्र में बने गड्ढे को एस्चुरी कहते हैं। तो नदियों के द्वारा डेल्टा और एस्चुरी नाम के दो सबसे बड़े एक प्रकार से भू-स्थलाकृतियाँ बनती हैं। इसके अलावा नदी के अपर्दन के द्वारा तमाम प्रकार की भू-आकृतियाँ और बनती हैं, जैसे कि तमाम प्रकार के डेल्टा वगैरह तो हो ही गए, और तमाम प्रकार की कटाई छटाई करके बाढ़ वगैरह खूब आती है, तो सब चीज़ें पूरा विस्तार समझूंगा। तो निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गया होगा कि अपर्दन नदियों का क्या होता है, या नदियों की आकृति के द्वारा क्या क्या चीज़ें बनती है, डेल्टा का निर्माण बेसिकली होता है। ठीक है, आगे देखें। 16वां नंबर क्वेश्चन है भूमिगत जल के द्वारा। भूमिगत जल मतलब क्या होता है? देखिए, नदी का जल ऊपर होता है, भूमि के बाहर बाहर बहता है। भूमिगत जल जैसे कि मान लेते हैं आपके गांव में नल होगा, नल का चलाए हो बोरिंग से, यानी पृथ्वी के अंदर जो पानी है उसी पानी को भूमिगत जल कहते हैं। भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है, तो भूमिगत जल की अगर बात करें तो उसके द्वारा भू आकृतियों का निर्माण, भू आकृतियों का निर्माण भूमिगत जल के द्वारा होता है। अंदरूनी जो जल है उसके द्वारा भी कई आकृतियां बनती, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। एवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स बाई अंडर ग्राउंड वाटर और क्रस्ट। ठीक है, पूरे यानी क्रस्ट के अंदर, क्रस्ट एक प्रकार से जो भू आकृतियाँ हैं भूमि के ऊपर के यानी जो परपट्टी है उसके अंदर जल पाया जाता है। जो जल बोरिंग वगैरह करके हम लोग बाहर निकालते हैं तो उसके द्वारा भी कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उनके बारे में हम जानेंगे। 17वें चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? हिमानियों के द्वारा भू आकृतियों का निर्माण। हिमानियों के द्वारा, हिमानी क्या होती हैं? ग्लेशियर्स को बोलते हैं हिमानी। हिमानी मतलब होता है बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़। हिमानी क्या होती? हिमानी माने होता है बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़, यानी कि जिसको ग्लेशियर अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे हिमालय पर्वत है तो हिमालय पर्वत पे ग्लेशियर है। कौन से ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। एक ग्लेशियर है आपका चोमायुंगडुंग ग्लेशियर। चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। तो ये सब ग्लेशियर होते हैं। ग्लेशियर जब गर्मी पड़ती है तो ग्लेशियर पिघलते हैं, और ग्लेशियर के पिघलने से नदियों का जो एक प्रकार से बहाव होता तीव्र होता है। क्योंकि नदियाँ जो बर्फ़ होते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ उसी ग्लेशियर कहते हैं। तो बर्फ़ जब पिघलेगा तो नदियाँ चूँकि उसी से ग्लेशियर से निकली हैं तो नदियाँ वो हमेशा सदा नीरा होती हैं। यानी ऐसी नदी जो ग्लेशियर से निकलती हैं जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, इसमें हमेशा पानी बहता रहता है, ये सूखती नहीं है। यानी कि एक प्रकार से मौसमी नदियाँ नहीं हैं, ये ग्लेशियर से निकलने वाली नदियाँ हैं और हमेशा रहती हैं, हमेशा इसमें पानी रहता है। गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा पानी बहने लगता है, बरसात के बाद में आप देखते हैं पानी बहुत ज़्यादा उफान पर होता है, चूँकि गर्मी भी पड़ रही है और बारिश भी हो रही है। तो इस कारण से आप देखते हैं ग्लेशियर जो होते हैं पिघलते रहते हैं। इसी कारण से जब गर्मी खूब ज़्यादा पड़ती है तो ग्लेशियर पिघलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आजकल बढ़ रहा है, वातावरण गर्म हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। चूँकि समुद्र का पानी जो होता है वो नदियों से ही जाता है, नदियाँ समुद्र में जाकर के मिलती हैं। अब समुद्र का जब जलस्तर बढ़ जाएगा तो जो समुद्र किनारे द्वीप वगैरह होंगे वो सब डूब जाएंगे। जो एक प्रकार से जैसे मुंबई जैसे द्वीप हैं, मुंबई चूंकि एक प्रकार से टापू पर बसा हुआ है, मुंबई एक प्रकार शहर समुद्र के बीच में आप देखेंगे टापू पर बसा हुआ है, ठीक है, द्वीप पर बसा हुआ है। तो मुंबई के इलाके आप देखेंगे जितने भी समुद्री द्वीप हैं, तटीय इलाके सब डूबना प्रारंभ हो जाएंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, बाढ़ जैसी संपदा मतलब की समस्याएं आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं पे इसके कारण से बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हिमानी वही बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, तो इसके द्वारा कई भू आकृतियों का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, इसके बारे में पूरा जानेंगे। इसके बाद में हवा के द्वारा भू आकृतियों का निर्माण कैसे होता है? हवा के द्वारा, क्योंकि देखिए हवा जब चलती है, जैसे राजस्थान में मैं आपको बताऊं, राजस्थान में बालू होती है, मरुस्थल है। अब वहाँ पर बालू है, हवा खूब तेज चलती है, लू, जैसे गर्मी में अभी लू चली होगी, आपने देखा होगा, लू चलती है एकदम से, कहते हैं लूकाहारी जो हो। लूकाहारी के मतलब क्या होएगा कि भाई बहुत तेज जब लू चलती है, गरम गरम हवा लगती है, बहुत तेज चलती है, तो क्या करती है जो बालू होती हैं जैसे मरुस्थल वगैरह में, उन्हीं बालू को एक प्रकार से उड़ा लेती हैं अपने साथ, और ढेर ढेर बालू उड़ाती हैं। कभी आपने बवंडर देखा होगा, तमाम जो है खरपतवार या तमाम जो है मिट्टी उड़ जाती है, तो मिट्टी की एक परत को एक प्रकार से यही जो हवा होती है ये उड़ा ले जाती है, और उड़ा करके किसी दूसरे स्थान पर जाकर के छोड़ देती है। कहीं पर छोड़ती तो एकदम से भिंड सा बन जाता है, तो वो बालू का स्तूप बन जाता है, या ऐसे तमाम प्रकार के चीज़ें बनती हैं, जैसे तमाम प्रकार की आकृतियाँ बन जाती हैं। तो वही आकृतियाँ जो बनती हैं वो हवा के द्वारा ही बनती। तो उन आकृतियों के बारे में समझेंगे। एवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स बाय विंड आर जो है ईओलियन लैंड फॉर्म्स। तो ठीक है, इसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे।
इसके बाद में अगला जो चैप्टर आपका आएगा 19 नंबर चैप्टर। 19वें चैप्टर में हम लोग भूदृश्य का उद्भव देखेंगे। भूदृश्य यानी किस तरीके से जो भूमि का दृश्य है पूरा का पूरा, समुद्र, महासागर, मैदान, तटीय, सब कुछ, ठीक है। यह सागर तटीय जो स्थलाकृतियाँ हैं जो सागर के तट पर बेसिकली पाई जाती है, जैसे तट हो गया, नितल हो गया, ठीक है। और इस तरीके से जो एक प्रकार से अंदरूनी तल हो गया, समुद्र के अंदर किस तरीके का स्टेप होता है, गर्त हो गया, महागर्त हो गया, ठीक है, सब पूरा समझेंगे, ठीक है। 20वां चैप्टर है वायुमंडल का संगठन और संरचना। फिर उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल यानी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के बारे में जानेंगे। पूरा का पूरा वायुमंडल मैं आपको समझा दूंगा। वायुमंडल में जैसे कि जो आपका क्षोभ मंडल है, फिर उसके बाद में आप देखते हैं मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है। ये सब जो मंडल हैं आपके, जहाँ पर एक प्रकार से क्या पाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और यहाँ से प्रश्न वायुमंडल से एक प्रश्न हमेशा दीर्घ उत्तरीय में, और कम से कम 5 क्वेश्चंस आपके मतलब 5 प्रश्न आपके लगभग क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव वाले में, इन सभी में आएंगे। और जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा तो जैसे एक चैप्टर मैंने देखा, उसके बाद में उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उसको भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें आपके फेवर में होगी और बहुत ही आसान तरीके से आप चीज़ों को जान पाएंगे। तो वायुमंडल का संगठन और संरचना पूरा विस्तार से देखेंगे। वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, वायु में कौन कौन सी चीज़ें, पैसे वायु में इस समय कितना, आपको बता दूं, वायुमंडल में एक प्रकार सबसे ज़्यादा गैस कौन सी समय, नाइट्रोजन गैस है 78%, 78%। 21% के आसपास आपकी कौन सी गैस है, जो है ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये देखेंगे। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है दुनिया की एक ऐसी गैस है जो कि एक प्रकार से वातावरण को गर्म करती है, ठीक है। और उसी कारण से तमाम प्रकार की चीज़ें होती है। तो वायुमंडल का पूरा संगठन देखेंगे, क्षोभ मंडल से लेकर के सारे मंडल के बारे में समझेंगे। कहाँ पर हेलीकॉप्टर, कहाँ पर हवाई जहाज उड़ाई जाती है ये बताऊंगा, कहाँ से जो रेडियो सिग्नल आते हैं वो बताऊंगा, कहाँ से आप नेट वगैरह चलाते हैं तो वहाँ से सिग्नल आता है, पूरा सैटेलाइट वगैरह पूरा सिस्टम समझा दूंगा। कैसे आप फ़ोन लगाते हो तो सबसे पहले फ़ोन क्या करता है आपका, आपके नज़दीकी टावर पर जाता है। आपका टावर क्या करता है, उस एरिया में जो सैटेलाइट होती है ऊपर लगी है, सैटेलाइट मतलब होता है उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, उस पर भेजती। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पे के चारों, एक स्थिर वाले होते हैं, घूमने वाले होते हैं, तो स्थिर वाले के पास भेजता है। तो वो एक प्रकार सैटेलाइट क्या करती है, जहाँ पर आपने फ़ोन लगाया वहाँ पर भेजता है, पूरा सैटेलाइट वहाँ का सिस्टम भेजता है कि भाई फलाने नंबर का सूचना जा रही है। तो सूचना उड़ते उड़ते जाती है आपकी वहाँ तक, उस, ठीक है, टावर के पास, मतलब उस सैटेलाइट के पास। अब वो एक प्रकार सैटेलाइट क्या करता है, उस टावर के पास भेजता है, उस नज़दीकी जहाँ पर आपने फ़ोन किया है, और वो टावर एक प्रकार से उस मोबाइल के पास संदेश भेजता है। तो यानी पूरा लंबा प्रोसेस होता है। सारी चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अरे काहे भागत हो भैया। अच्छा, 21 नंबर, सूर्यातप का होता है। सूर्यातप मतलब होता है इंसोलेशन। सूर्यातप का मतलब होता है सूर्य के द्वारा जो प्रकाश होते हैं वो में जो गर्मी होती या जो ऊर्जा होती सूर्य के प्रकाश में, उसी का सूर्यातप कहा जाता है, ठीक है। ये सूर्यातप जैसे कि जो सोलर प्लेट, सोलर ऊर्जा बना करके हम लोग यूज करते हैं, वही सब सूर्यातप है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, सूर्यातप के बारे में विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। वायुमंडलीय दाब क्या है और पौने। वायुमंडलीय जो दाब होता है, वायुमंडलीय दाब मतलब होता है कि प्रेशर। वायुमंडल का दबाव कैसे पड़ता है, जैसे देखिए वायु जो ठंडी होगी, ठंडी वायु वजन होती है और गर्म वायु हल्की होती है। तो ठंडी वायु हमेशा पृथ्वी पर दबाव डालेगी। वायुमंडल वही दाब होता है, ठीक है, वही विंड प्रेशर होता है। तो विंड का प्रेशर बहुत एक प्रकार से चीज़ें आप देखते, जो वायु ठंडी होगी, वायु में जल की बूंदें होंगी, नीचे आएंगी वो, और जो गर्म वायु होती है वो ऊपर उठती है, और गर्म वायु ठंडी वायु जब मिलती है तो वही वर्षा होती है, संघनन होता है। क्लियर। तो पूरा डिटेल में मैं जानकारी करूँगा। और जो तमाम प्रकार की पवनें हैं विभिन्न देशों में बहती हैं, ठीक है, उनके बारे में भी आपको बताऊँगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे। इसके बाद में वायु राशियाँ जो तमाम सारी हैं, वाताग्र। वायु राशियाँ एक प्रकार से जो होती हैं एयर मॉसेस जिसको बोलते हैं, और वाताग्र को बोलते हैं फ्रंट्स। देखिए ये जो एक प्रकार से वायु राशियाँ कुछ, एक देखें वायु राशि दो प्रकार की होती है, एक होती ठंडी वायु राशि और एक होती गर्म वायु राशि। यानी एक ऐसी वायु होती जो ठंडी होती है, जिसमें आर्द्रता होती है, इसमें नमी होती है, ठीक है, वो वजन में ज़्यादा होती है, ठीक है, एक वो वायु होती है। तो एक वायु राशि उसके बारे में समझेंगे। दूसरी वायु राशि होती है गर्म वायु राशि, जो गर्म होती है, हल्की होती है, ठीक है। अब वाताग्र क्या है, वाताग्र होता है जब यही एक प्रकार से वायु राशियाँ आपस में मिलती हैं, यानी कि ठंडी जो एक प्रकार से वायु है वो नीचे एक प्रकार से एरिया में रहती है या नीचे की ओर आती है, और गर्म वायु ऊपर की ओर जाती है, ठीक है, ऊपर की ओर जा रही है। अब ये दोनों जब आपस में टकराती हैं तो यही जो एरिया बिल्ड होती है, उसी एरिया को वाताग्र कहते हैं। यानी कि जब ठंडी जलधारा, ठंडी वायुधारा
और गर्म वायुधारा आपस में मिलती हैं तो उसी एरिया को जहाँ पर मिलती हैं उस पूरे एरिया को वाताग्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? फ्रंट्स कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर ठंडी वायुधारा और गर्म वायुधारा मिलती हैं उसी को क्या कहते हैं? उसी को वाताग्र कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वाताग्र वो होता है। अब इसी वाताग्र में क्या होता है, जब ठंडी धारा और गर्म धारा मिलेगी तो क्या होगा? बारिश होगी, पानी होगा, संघनन होगा। क्योंकि गर्म जो है चीज़ें हैं वो जाकर के ठंडी में जब मिलती हैं तो बूंदें बनती हैं। ये बूंदी बनने की अगर मैं एक प्रोसेस समझाऊँ आपको, कभी आपने ठंडा पिया होगा तो ठंडा पीने का जो बोतल होता है उसको आप फ्रिज से निकाल करके बाहर रखो, या पानी का बोतल ही रख लो, तो उस पर एक प्रकार से जो कि फ्रिज का टेम्परेचर अलग होता है, तो वहाँ पर चीज़ें ठंडी थी। अब उसको ठंडी फ्रिज की बोतल को, या जो बोतल है आपके पास ठंडे की, उसको आप बाहर निकाल के रखो। बाहर का एटमॉस्फेयर यानी वातावरण का तापमान वगैरह अलग है, तो वहाँ से जो गर्म हवाएं चूंकि वातावरण में हैं वो गर्म हवाएं आकर के उसी जो है बोतल पर लगेंगी। अब जब वो गर्म हवाएं बार बार बोतल पर टकराती हैं, आप इसको देख नहीं पाओगे, बस इसको केवल थोड़ी देर रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। उसके बाद में क्या होगा भैया? उसके बाद में जो होगा उसी बोतल के चारों तरफ क्या हो जाएगा? उसी बोतल के चारों तरफ मेरे प्यारे दोस्तों जल की छोटी छोटी बूंदें निकल आती हैं। तो जल की छोटी छोटी बूंदें वो कैसे निकल आती हैं, कभी आपने सोचा? वहाँ पर विज्ञान काम करता है, वहाँ पर संघनन होता है मेरे प्यारे दोस्तों। सेम इसी प्रोसेस से बारिश होती है, सेम इसी प्रोसेस से। मजा आवा लाइटों को? तो इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास रहेगा। आज से पहले ज्योग्राफी आपको इतनी सरल नहीं लगी होगी जितनी आज आपको लग रही होगी। मैं ये बहम नहीं रहा हूँ, मैं ये एक प्रकार से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ हर एक पॉइंट को, मैंने बहुत मेहनत करी है आपके लिए। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, परीक्षा में जैसे हलवा खाया जाता है ना, ऐसे आराम से आनंद लेना, तो परीक्षा तक आप आनंद लेंगे। और अगर आपने हिंदी वाला कोर्स नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपका हिंदी का सब्जेक्ट है तो मात्र आप 100 रुपये खर्च करके हिंदी का कोर्स पढ़ सकते हो। हिंदी के कोर्स में तो एकदम से पूरा का पूरा मजा ही, हिंदी काव्य आपको पढ़ना है। हिंदी काव्य में आपको बिहारी लाल पढ़ाऊंगा, घनानंद के बारे में, प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं, तुलसीदास बाबा के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ाऊंगा, नागमती चितौर पथेरा, हाड़ मास की एक प्रकार से ऐसे तुलसीदास, हाड़ मास में देह ममता में ऐसी प्रीत, प्रेम उरेम, अच्छे तरीके से वहाँ पर चीज़ें आपको मिलेंगी। क्या जीवन एक सफल बनाने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन में किस तरीके के निर्णय लेने चाहिए, सब कुछ हिंदी में आपको मिलेगा। तो हिंदी सब्जेक्ट अगर आपका है तो कोर्स आप ले सकते हैं। मात्र 100 रुपये में संपूर्ण कोर्स हिंदी साहित्य का आपको मिल जा रहा है। अभी लेने के लिए SMS करें, जल्दी SMS करेंगे तो आपको अभी 100 रुपये में मिल जाएगा। बाकी बाद में एक प्रकार से हो सकता है प्राइस बढ़ा दी जाए, इसके लिए अभी SMS करें 91 61 93 60 62 पर तुरंत आप SMS करें और सारी जानकारी आपको हमारे मिल जाएगी। मात्र 100 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। बाकी आप अगर आपके पास गूगल पे फ़ोन पे नहीं चलाते होंगे तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, नाम बता दीजिएगा, तो आपको पूरा ऐड कर दिया जाएगा और आपको ग्रुप से ऐड कर देगा। वहाँ पर PDF नोट से लेकर के तमाम प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो वातागर वगैरह वो होते हैं। 24 नंबर आपका जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में, यानी साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन के बारे में समझेंगे। चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात जो होता है, चक्रवात आप जानते हैं जब एक प्रकार से उफान होता है और हवाएं नाच करके एक प्रकार से जाती हैं, तो चक्रवात वो होता है और प्रतिचक्रवात उसका सेम उल्टा होता है। 25 नंबर क्वेश्चन से आर्द्रता, वृष्टि और वर्षा। आर्द्रता माने होता है नमी और वृष्टि माने होता है एक प्रकार से वही नमी का वर्षा, वही वृष्टि और वर्षा का मतलब लगभग एक ही जैसा। तो इसके बारे में पूरा विस्तार से, रैनीफॉल तो मैंने आपको समझा दिया कैसे होता है, बारिश वगैरह, तो वही चीज़ है। आर्द्रता वाला होता है नमी, वायु में कितनी नमी है उसी को आर्द्रता कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन मतलब चैप्टर है महासागरों का तलीय उच्चावचन। तलीय उच्चावचन मतलब क्या होता है? महासागर में एक प्रकार से महासागर के अंदर आप जाएंगे तो कहीं पर इतना गड्ढा होगा, कहीं पर ऐसे गड्ढा होगा, कहीं पर ऐसे होगा, कहीं पर ऊपरा हुआ भाग होगा, कहीं पर खूब गहरा गड्ढा होगा, इस तरीके से। तो कुछ गर्त है, कुछ तल है, कुछ नितल है, तो कुछ महातल है, इस तरीके से पूरा का पूरा महासागर के अंदर तमाम प्रकार के ऐसे स्ट्रक्चर रूप में आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो उसके बारे में उच्चावच के बारे में समझेंगे जो महासागर के अंदर मिलेंगी। ठीक है, 27 नंबर जो आपका चैप्टर है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? 27वें चैप्टर में हम लोग महासागरीय जल का तापमान देखेंगे, यानी एक प्रकार से टेम्परेचर, एक प्रकार से ऑइकोनिक
वाटर यानी कि ओशनिक वाटर यानी कि महासागरीय जल का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो कैसे कैसे यानी किस महासागर का टेम्परेचर कितना है, किस महासागर में कौन सी जलधाराएं बहती हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको समझूंगा। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महासागरीय जल की लवणता, लवणता का मतलब क्या होता है? सॉलिडिटी, यानी कि सॉलिडिटी जो होती है ये एक प्रकार से ओशियन की कैसी है, यानी कि जैसे कि जो लवणता होती है, जो नोनखार पानी होता है, नमक वाला पानी होता है, वो कैसे है, किस महासागर में कितना पानी नमकीन है और क्यों होता है, पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। 29 नंबर जो आपका चैप्टर है उसमें हम लोग महासागरीय जल की गतियों के बारे में देखेंगे, यानी जो लहरें आती महासागरों में, जो धाराएं हैं, यानी ठंडी जलधारा, एक प्रकार से ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा होती है, वो कैसे निकलती हैं, कहाँ से लहरें समुद्र में, किस तरीके से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। सूर्य चंद्रमा का जो एक प्रकार से जो आकर्षण बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का है, इस कारण से किस तरीके से ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं। ज्वार जो होता है, जो समुद्र की जो लहरें होती है ऊपर उठती है उसको ज्वार कहते हैं, जो नीचे लहरें आती हैं उसी को भाटा कहते हैं। बीच पर आप देखिए जो लहरें आती हैं तो ज्वार होता है और फिर उसके बाद में वही भाटा चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। तो भाटा और ज्वार ये होता है। क्लियर, ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। तो महासागरीय जलधाराओं की पूरी गतियों के बारे में समझोगे, किस तरीके से एक प्रकार से एक महासागर की जो गति होती है वो परिवर्तित होती है और कैसे कैसे चीज़ें एक प्रकार से बदलती रहती हैं। इन चीज़ों को विस्तार से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको एक ऐसी जानकारी मिलने वाली शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से जो एक प्रकार से आपके भविष्य के निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरी होगी, और भविष्य में आप ऐसा करने के लिए कहीं ना कहीं पे प्रिपेयर होंगे। आप आगे चल करके किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ सब भी आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, और ये चीज़ें ना केवल आपके बीए के लिए बल्कि आप एमए करेंगे इससे, या फिर ज्योग्राफी से आप टीजीटी पीजीटी यानी कि कक्षा 12 या कक्षा 10 के मास्टर बनेंगे, या एक प्रकार से आप प्रोफेसर बने, बीए बीएससी मतलब को पढ़ाएं। अच्छा देखें, ज्योग्राफी से आप बीए भी कर सकते हो, बीएससी भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें खुली हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, चूँकि कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, अवधारणात्मक विषय है, इसमें कुछ आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। अगला जो 30वां चैप्टर है उसमें हम लोग महासागरीय जल के बारे में, जो महासागर की गतियां हैं, विभिन्न जो जल होते हैं किस तरीके से एक प्रकार से अपनी दिशा बदलते हैं और किस तरीके से गति करते हैं, जिसमें मैंने ज्वार और भाटा आपको बताया था, उसके बारे में पूरा विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। ज्वार कई प्रकार के आते हैं, कई बड़े ज्वार होते हैं, कई छोटे ज्वार होते हैं, पूरा समझाऊंगा। किस दिन कैसा ज्वार आता है, किस दिन कैसा भाटा आता है, पूरा मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अभी नहीं समझाऊंगा चूँकि बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। 31 नंबर चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? महासागरीय निक्षेप। निक्षेप का मतलब होता है, कहा भैया कचड़ा, कचड़ा जगह कहा था आप, उसी को निक्षेप कहा जाता है। निक्षेपण मतलब होता है जब नदियां, मैंने आपको बताया था कि महासागर में बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़, चूँकि नदियां अपने साथ बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ बहा करके ले जाती है। कूड़ा कबाड़ में जैसे कि मट्टी ले गई बहा करके, या एक प्रकार से जो भी रास्ते में नदियों की आता सब बहा करके ले जाती हैं, तो वही जा करके कहाँ पर गिरता है, तो जो तो भैया डेल्टा बन गया तो वहाँ रुक गया, और कुछ उनके साथ बह भी जाता है, तो वो जा करके क्या होता है, समुद्र में मिल जाता है। तो महासागर में जो कचड़ा है, जो एक प्रकार से जो एक प्रकार से सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्स मतलब होता है कचड़ा, ठीक है। मलबा जिसको आप बोलते हैं, मलबा कहना ज़्यादा उचित होगा बजाय कचड़ा के, लेकिन आपके समझाने के लिए मैंने कचड़ा कह दिया। तो कूड़ा करकट कचड़ा मलबा, वही जो कि को समझ ले, वही निक्षेपण होता है, मतलब निक्षेप होता है। अब इसी निक्षेप से बना हुआ है कौन सा शब्द? निक्षेपण। निक्षेपण शब्द ज्योग्राफी में बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा। नदियों का निक्षेपण हुआ, वायु का निक्षेपण हुआ। निक्षेपण मतलब जैसे कि नदियां कोई चीज़ अपने साथ कोई चीज़ बहा करके ले जा रही हैं। अब वो एक समय आएगा कि नदियों की जो गतिमान होगी या गतिज ऊर्जा जो उनकी होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी, वो एक प्रकार से थोड़ा कम होगी। नदियां जब वृद्धावस्था के दौरान होती तो उनका जो एक प्रकार से गति होती है वो कम होती है। जब गति कम हो जाएगी तो क्या होगा, नदियां की जो गति कम हो जाएगी तो क्या होगा, अपने साथ जो बहा ले जा रही कूड़ा करकट है उसको क्या कर देंगी, छोड़ देंगी। और नदियों का कूड़ा करकट को छोड़ना ही निक्षेपण कहलाता है। निक्षेपण ये होता है। अपर्दन, नदियों के द्वारा किसी शैल खंड में दरार पड़ जाना, उसको अपक्षय कहते हैं, ठीक है, उसको बेदरिंग कहते हैं अंग्रेजी में। और उसी नदी के द्वारा अगर वही पत्थर थोड़ी दूर ढनंग करके जा रहा है, नदी के बहाव में जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं इरोजन। इरोजन माने अपर्दन। अपर्दन और अपक्षय इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, अनाच्छादन बनेगा। अभी आपके समझ में मेरे हिसाब से नहीं आ रहा होगा, इसलिए चूंकि अनाच्छादन, अपर्दन, निक्षेपण ये सब प्रक्रियाएं बहुत ही एक प्रकार से व्यापक हैं। और जब ये चीज़ें आप एक बार में जान जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपके दिमाग में चीज़ें एक प्रकार से छप जाती है कि भाई ये क्या आ गया, प्रेमानंद, यह क्या हुआ, क्या बोलते हैं उसे एक रील फेमस हुई। तो वो चीज़ें, तो जब भी, अभी मैं आपको तो एक ट्रेलर दे रहा हूँ, अभी तो मूवी बाकी है, मूवी में मज़ा आ जाएगा। तो कचड़ा जो होता है निक्षेपण, तो वही जब छोड़ने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। काटने की मतलब टूट जाए तो उसको अपक्षय कहते हैं, टूट करके आगे बह जाए अपर्दन कहते हैं। और अपक्षय और अपर्दन दोनों को मिला लें
तो अनाच्छादन बनता है। ठीक है, बिल्कुल। चले, तो ये हो गया भैया महासागरीय निक्षेप। ठीक है, जिसको आप डिपॉजिट्स बोलते हैं, ओशियन डिपॉजिट, यानी जहाँ पर नदियों के द्वारा बहा गए जो चीज़ें होती हैं, नदियों मतलब समुद्र में जाते हैं। 32 नंबर चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? 32 नंबर चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है भैया प्रवाल भित्तियाँ और एटॉल। प्रवाल भित्तियाँ यानी कोरल रीफ्स और एटॉल। ये बेसिकली जो प्रवाल भित्तियाँ जैसे कि सवार वगैरह हो गई, जलकुंभी हो गए, या एटॉल वगैरह तमाम प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं जो समुद्र में रहते हैं। समुद्र में जो शंख वगैरह जो मिलता है, शंख वगैरह अभी आपने वीडियो के शुरुआत में शंख बजा हुआ मेरे घर पर सुनेंगे, तो वो शंख वगैरह सब यहीं से प्राप्त होते हैं समुद्रों से। वहाँ पर कीड़े रहते हैं, वो कीड़े शंख मतलब उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, इसी परत के अंदर शंख कितना मजबूत होता, तो ऐसे ऐसे एक प्रकार से जो द्वीप होते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप जो बना अपना, जो इंडिया के बगल में पड़ता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप बेसिकली कैसे बना है? लक्षद्वीप इसी प्रोसेस से बना है। कैसी प्रोसेस से भैया? लक्षद्वीप बनने का एक प्रकार से प्रोसेस यही है कि एक प्रकार से वो एक कोरल द्वीप है। लक्षद्वीप एक कैसा कोरल द्वीप है, ठीक है, मूंगे की चट्टाने उससे बना हुआ है। उसमें क्या हुआ है कि लगातार एक प्रकार से जो कीड़े थे, उनके एक प्रकार से कीड़े अंदर से मर जाते थे, उनकी जो एक प्रकार से ऊपर का आवरण होता था वो पोड़ होता था, मतलब मजबूत होता था, तो वही एक प्रकार से वही धीरे धीरे इकट्ठा होता गया और एक तरीके से पूरा का पूरा मलबा हो गया और समुद्र में एक प्रकार से द्वीप का निर्माण होगा। लक्षद्वीप के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो ये जल प्रवाल भित्तियाँ और एटॉल के बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा। फिर इसके बाद में हम लोग 33वें चैप्टर में जैवमंडल के बारे में समझेंगे। जैवमंडल मतलब तो बायोस्फीयर। जैवमंडल का मतलब एक प्रकार से किस तरीके से पृथ्वी पर वन संसाधन है, जंगल में किस तरीके से एक प्रकार से किसी स्थान पर किस तरीके से जीव जंतु निवास करते हैं, एक जीव जंतु दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, सारी चीज़ें पूरी वनस्पति वगैरह जैवमंडल पूरा सिस्टम से आपको समझाऊंगा। इसके अलावा 34 नंबर चैप्टर में हम लोग जैविक अनुक्रमण के बारे में समझेंगे, यानी कि बायोटिक सबसेशन के बारे में जानेंगे। जीवोम जिसको आप बायोम कहते हैं अंग्रेजी में, उसके बारे में समझेंगे। और इसके अलावा प्राणी भौगोलिक प्रदेश के बारे में समझेंगे। जू मतलब कि जू जियोग्राफिकल रीजन्स के बारे में पूरा जानेंगे, यानी कहाँ पर कितनी वनस्पतियाँ, जैव विविधता कहाँ पर कैसी, जैव विविधता वाला चैप्टर मैं पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो बेसिकली कुल मिलाकर के हम लोग 34 चैप्टर्स के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को कवर अप करने का प्रयास करेंगे और मेरे हिसाब से ये एक प्रकार से आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और आप कोई भी परीक्षा जियोग्राफी को लेकर के देंगे और फिजिकल जियोग्राफी वहां पर आएगा तो एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, अगर आप इस सभी को पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हमको पढ़नी है भैया। और इसके बाद में जो अगला आपका पेपर होता है प्रैक्टिकल वाला, प्रायोगिक भूगोल जो होता है, आपके कॉलेज में संपन्न होगी परीक्षाएं। देखिए जो थ्योरी की क्लासेस होती हैं, जो ऊपर मैंने सिलेबस दिया फिजिकल जियोग्राफी का, ये आप जा करके जहाँ पर आपका सेंटर जाएगा वहाँ पर आप पेपर देंगे। लेकिन जो प्रैक्टिकल वाला होता है, या अपने कॉलेज में जहाँ पर आप पढ़ रहे हो वहाँ पर आप पेपर दोगे। ठीक है, देखिए मानचित्र कला की प्रकृति आपको समझनी है, उसका क्षेत्र, मानचित्र वगैरह बनाने के बारे में आपको जान लेना है। नक्शा वगैरह बनाना आपको, अगर जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपका नक्शा बनाना बहुत जरूरी है, यानी कि मैप वगैरह बनाना आपको आना चाहिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा मापक का पैमाना कैसा होता है, ठीक है, इसके लिए आपको यही किस तरीके से मानचित्र कला वगैरह की प्रकृति को नापेंगे या चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, जियोग्राफिकल रीजन को, तो उसका मापने का पैमाना, मानचित्र प्रक्षेप हो गया, मैप प्रोजेक्ट मतलब कि प्रोजेक्शन हो गया, तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन करना है आपको, स्टडी ऑफ ट्रोपोलॉजिकल मैप्स। तो ये 4 चैप्टर्स आपको बेसिकली पढ़ने हैं। इनके बारे में एक आध दिन मुझे मौका मिला तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। बाकी हिंदी साहित्य की क्लासेस धुआंधार तरीके से चल रही हैं, जिनको भी कोर्स लेना है वो हमारे नंबर पर कॉल कर, मतलब हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सअप करेंगे। 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको हिंदी साहित्य का कोर्स लेना है, मात्र 100 रुपये में आपको कोर्स दिया जाएगा, तो आप तुरंत SMS करें कोर्स लेने के लिए। उस कोर्स में आपको और भी सब्जेक्ट, जैसे जियोग्राफी की जो क्लास होगी उसकी भी मैं जो है वहाँ पर भी एक प्रकार से PDF वगैरह जो नोट्स बनेंगे जियोग्राफी के या सोशियोलॉजी के या फिर जो भी सब्जेक्ट के, वो आपको उसी ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आप हिंदी का कोर्स ले लीजिए और आपको एक प्रकार से बेनिफिट होता रहेगा और हमसे आप दीर्घकालीन प्रक्रिया के तहत जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो 91 61 93 60 62 सारे सब्जेक्ट के एक प्रकार चीज़ें वहाँ पर मिलती रहेंगी। तो इसमें हमने एक प्रकार चैप्टर नंबर 5 हो गया आपका, जिसमें निर्गुण भक्ति काव्य के बारे में मैंने चर्चा कर लिया, यानी कि लगभग 5 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मात्र 100 रुपये में कोर्स आपको दिया गया है। जो 500 रुपये की प्राइस का कोर्स होता है वो आपको मात्र 100 रुपये में दे दिया गया, क्योंकि आप लोगों के रिक्वायरमेंट पर आप लोगों ने लगातार कहा कि सर जी प्राइस कम रखिएगा, तो मैंने कहा भाई 100 रुपये प्राइस रख देता हूँ, बहुत नॉर्मल प्राइस है और सभी लोग इसको जो है कंफर्टेबल होंगे देने में, और बिल्कुल देना भी चाहिए। तो आप जब इसको पैसा दे करके पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको लगेगा कि भाई हाँ मुझे सीरियसली पढ़ना चाहिए। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, BA को हल्के में लेकर के छोड़ देते हैं। लेकिन BA अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, आप UPSC IAS की तैयारी आप ही करोगे, आप ही निकालोगे, आपसे पहले कोई नहीं निकाल पाएगा अगर आपने BA अच्छे तरीके से कर लिया। चूंकि आप लोग BA को हल्के में लेकर के छोड़ देते हैं और यही गड़बड़ी करते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई BTech करने वाले निकाल दे रहे हैं। BTech करने वाले इसलिए निकाल रहे हैं चूंकि वो एक प्रकार से मेहनत करके पढ़ते हैं, उनके पढ़ने
पढ़ने की शैली बन जाती है। आप लोग बीए में पढ़ते नहीं हो मन लगा करके, तो आपकी पहले पढ़ने की शैली जो होती है वो पीछे हो जाती है। इस दौरान आप एक प्रकार से मौज मस्ती करते हैं, तैयारी करने में बिजी रहते हैं, लेकिन आप अपने सिलेबस को ध्यान नहीं देते। तो बिल्कुल ध्यान दें और बीए को एक सीरियसली सब्जेक्ट के रूप में पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा जो है न्यू सिलेबस आपका, जैसे मैंने आज ज्योग्राफी का चर्चा किया है, ऐसे मैंने सोशियोलॉजी का चैप्टर पूरा विस्तार से बताया हुआ है। समाजशास्त्र का पूरा सिलेबस भी आपको मैं प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा। तो इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी आपको बीए प्रथम सेमेस्टर में पढ़ना है। तो सोशियोलॉजी का चैप्टर मतलब कि ये सिलेबस हो गया जो सभी विश्वविद्यालय के लिए वैध है, सभी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो और भी सब्जेक्ट के जो एक प्रकार से आपके सिलेबस होंगे, वो एक प्रकार से आने वाले 4-5 दिनों में हर एक सब्जेक्ट की जो वीडियो होगी आपको यूट्यूब पर ही मिलेगी, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी आप एक प्रकार से जो आपका को करिकुलर वाला कोर्स होगा, वो आपका को करिकुलर मास्टर नाम से चैनल बनाया, तो उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे चीज़ों को। तो इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को समझा। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपने ज्योग्राफी से बनने वाले जो एक प्रकार चैप्टर हैं ज्योग्राफी में जो आपको पढ़ने हैं, उसको आपने जाना। फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।